दृढ़ निश्चय को अपना साथी मान ईमानदारी से लक्ष्य प्राप्ति में जुटे रहने वाले व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और वो अपने अनुभवों से एक मार्ग दिखा सकता है जन जन को। मेरा अनुरोध श्री हिमांशु कुमार जी से, वाइस प्रिंसिपल, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज। श्री हिमांशु कुमार जी सिन्हा। Good morning to all the students and presented our Terapanth युवा कमिटीज मेंबर्स। आज हम शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में तेरापंथ युवा समाज की ओर से आयोजित आपदा प्रबंधन के विषय में दिए गए दिशा निर्देश से बहुत कुछ सीखने का आज मौका हमें मिलेगा। हम सारे बच्चों से अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार से वे विद्यालय के कक्षाओं में अपने विभिन्न विषय के शिक्षकों से अलग अलग चीजों की जानकारी शांति पूर्वक और अनुशासित ढंग से लेते हैं, उसी प्रकार से आज हम इन विद्वानों से भी जो तेरापंथ युवक समाज से जुड़े हुए हैं, आपदा प्रबंधन क्या है, इससे कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, हमें किस डिपार्टमेंट से सहयोग लेना चाहिए, इन सारे चीजों का बहुत ही उम्दा ज्ञान आज हमें मिलने जा रहा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने इन युवा भाइयों से जिन्होंने हम बच्चों के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज के शिक्षक दिवस में किया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से अनंत मंगल कामनाएं और धन्यवाद। अब मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करूंगा हमारे टीटीएफ के तेरापंथ टास्क फोर्स के अनुभवी कैडेट्स कोलकाता से श्री जय चौरड़िया जी और चेन्नई से हिमांशु डूंगरवाल जी को मिशन एम्पावरमेंट के सेशन के लिए। पहले जय चौरड़िया जी। मैं एक बात और आप सभी को जानकारी दे दूं कि यदि आपको किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है तो हमारे जो प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे आएगा उसमें नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप कोई भी क्वेश्चन यदि आपके मन में आता है संबंधित टॉपिक से रिलेटेड तो आप कृपया उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें और अपने सेशन के अंत में जो हमारे टीटीएफ के अनुभवी ट्रेनर्स हैं वो आपको उन क्वेश्चंस का समाधान, उन प्रश्नों का समाधान आपका कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हिमांशु जी। सभी को सुप्रभात। मैं अभी तक सभी के चेहरे देख नहीं पा रहा हूं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सभी को अपने कैमरे एक बार अच्छे से ऑन कर लें और जैसे बताया गया था आपको अपने आप को रीनेम करना है वैसे एक बार रीनेम भी कर लें। और मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो वेलकम स्लाइड है, डिस्क्लेमर स्लाइड है, उसको लगा दिया जाए। शनिवार की ये सुबह और टीचर्स डे का ये मौका, सभी आज वापस जुड़े हैं हम लोग सभी के साथ में। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है बर्न्स। बर्न्स यानी कि जो जलना जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर में। हम किसी गरम वस्तु के साथ में या कोई खाने पीने का आइटम होता है गरम, उसके साथ में कभी अपने आप को हाथ लगा दें तो हमारा हाथ लाल हो जाता है। कभी कभी आग लग जाती है तो हमारा हाथ या पाँव या शरीर का और भी कोई पार्ट जल जाता है, तो उसी को हम बर्न्स कहते हैं। सबसे पहले जो सभी ने कैमरे ऑन नहीं किए अभी तक, मैं सबसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा पोल क्वेश्चन आ रहा है, तो पोल क्वेश्चन का सभी कोई आंसर करेंगे।
जैसे हम लोग केबीसी में खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ये कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर आपको बर्न हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस पर क्या लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आइस, दूसरा ऑप्शन है ठंडा पानी, या फिर तीसरा ऑप्शन है फ्रिज का पानी। और काफी अच्छे से रिस्पॉन्सेज आते हुए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट सभी आंसर करें। आखिरी 5 सेकंड है सभी के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू कंप्यूटर जी, पोल को आप बंद कर दें। और 56% लोगों ने आंसर दिया है आइस, और 27% लोगों ने दिया है कूल रनिंग वाटर, दैट इज कूल टैप वाटर, और 17% लोगों ने फ्रिज के पानी को चूज किया है। तो अब आपको इसका जो भी सही उत्तर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो हमारा टॉपिक है वो जब रैप अप होगा तो आपको इसका सही जानकारी भी आपको इसकी मिल जाएगी। थैंक यू कंप्यूटर जी। तो अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज बर्निंग के साथ में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बर्न है क्या। तो कोई भी गर्म वस्तु, जैसे कि आप पकड़ लीजिए गर्म खाने पीने का कोई यूटेंसिल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई आइटम है, या आप कोई केमिकल लैबोरेटरीज में काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर में, तो वहां पे कोई केमिकल है, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे आपके शरीर के ऊपर में एक टेम्परेचर का निर्माण हो, एक बढ़ते हुए टेम्परेचर का निर्माण हो, और जिससे आपके स्किन के ऊपर में इरिटेशन हो, उसे हम बर्निंग की संज्ञा देते हैं, उसे हम जलने की संज्ञा देते हैं। तो हमारा ये जो काम है, ये कोई भी जो छोटे छोटे जो भी चीजें हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं, हम लोग एज एन MFR उसको कवर करने वाले हैं। MFR का मतलब होता है मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत हमारी ये ड्यूटी बनती है, और अगर हम मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है तो भी इंसानियत के तौर पर हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमारे सामने किसी को कुछ हो जाता है तो उसे हम इमीडिएट सहायता प्रदान करें, और उसे जो भी हम अपने तरफ से मेडिकल फर्स्ट एड दे सकें वो मेडिकल फर्स्ट एड दें। ये एज अ MFR हमारा कर्तव्य है। और आज के सेशन के बाद में आपको भी इन 5 टॉपिक्स के बारे में आज संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो आपके सामने भी या आपके साथ में कभी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो आप एज अ MFR, एज अ ट्रेंड MFR, उनको आप मेडिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, और ये आज से आप सभी का कर्तव्य भी बन जाएगा कि आप सभी की सहायता कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, जो कि था बर्निंग। तो जैसे कि हमने जाना बर्निंग क्या है, अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि बर्निंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला फैक्ट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि इंडिया के अंदर में सालाना 70 लाख से ज्यादा हमारे ये केसेस होते हैं बर्निंग के, और इसके अंदर में भी 10 लाख से ज्यादा लोग बहुत ही तीव्र लेवल के बर्न से प्रभावित होते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो भी घटनाएं होती है उनमें से 70% घटनाएं, मतलब 70 लाख में से लगभग 50 लाख घटनाएं सबसे प्रोडक्टिव एज, जिस एज में हम सभी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, यानी 15 से 35 साल का जो गैप है, एज गैप है, उसी के अंदर में पाई जाती है। और उसके अंदर में भी बच्चों और महिलाओं में ज्यादा तौर पर ये जलने की घटनाएं देखी गई है। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, हम जब भी खेलते हैं, या हम अपनी मम्मीज को हेल्प करते हैं घर के अंदर में, किचन के अंदर में, या केमिकल लैबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमें हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना है। बिकॉज आप सभी ने शायद सीखा होगा स्कूल के अंदर में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन अगर हम पहले ही ले लें तो हमें बाद में उसको ठीक करने में ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना पड़ेगा, हम पहले से ही उसको स्वस्थ रखेंगे। बट चलिए, जो भी ये केसेस होते हैं वो होते तो हैं, बट अब हमें ये समझना है कि अगर ये होते हैं तो ये किस लेवल पे होते हैं, हम उसकी एनाटॉमी भी सीखेंगे, और साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि अगर ये ऐसा कोई केस हो जाए हमारे साथ में, ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ में हो जाए, तो उसके अंदर में हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसा एक्ट करना है। तो ये जैसे कि आपने अपने बायोलॉजी क्लासेस में शायद अपने बायोलॉजी टीचर से सीखा होगा कि ये हमारे स्किन की अलग अलग लेवल्स को ये पिक्चर दर्शाती है। हमारा स्किन बेसिकली 3 ब्रॉडली डिस्टिंक्शन में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है जिसको हम स्किन कहते हैं, उसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर में। ये हमारे सबसे ऊपरी सतह होती है। ये बेसिकली एक पैकेजिंग जैसी होती है, जैसे हम सामान के ऊपर में एक प्लास्टिक रैपिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर में वैसी पैकेजिंग जैसी है। उसके नीचे की जो लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं, जहाँ पे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और उसके नीचे जो लेयर होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं,
या हाइपोडर्मिस के अंदर में हमारा जो दो पार्ट होता है उसके अंदर में, एक पार्ट होता है हमारे मसल का, सबसे निचला सतह जो होता है वो हमारे मसल का होता है, और उसके ठीक ऊपर से हमारे जो वेन्स है, आर्टरीज है, और जो भी हमारे नर्व्स है जिनसे हमारा रक्त संचार होता है, जिससे हमारा बॉडी कंट्रोल होता है, वो सारा काम होता है। तो ये जो 3 लेवल है, इन 3 लेवल्स के अंदर में हमारा जो स्किन का जो लेवल है वो क्लासिफाई किया गया है। अब हम ये समझेंगे कि कोई जब बर्न होता है तो उसे हम क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। तो हमारे बर्न को क्लासिफाई करने का 3 कैटेगरी है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? फर्स्ट डिग्री बर्न जैसे कि आप सबसे ऊपर वाले फोटोग्राफ में देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर दिखाया हुआ डायग्राम है, उन सभी के अंदर में जो नॉर्मल स्किन कलर है, जो नॉर्मल एपिडर्मिस, डर्मिस या हाइपोडर्मिस का जो कलर है वो दर्शाया गया है। लेकिन जब आप फर्स्ट डिग्री बर्न देखते हैं तो आपका जो एपिडर्मिस लेवल है, जो आपका स्किन का लेवल है, वो लाल हो गया है, वो जल गया है। तो जब हम कोई गर्म यूटेंसिल को हाथ लगा लेते हैं, गर्म बर्तन को किसी को हाथ लगा लेते हैं, तो ये जनरली ये फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। ये फर्स्ट डिग्री बर्न होने से हमारी जो ऊपरी सतह है वो लाल होने लग जाती है, लाल भी हो सकती है, कभी कभी काली भी पड़ जाती है, नीली भी पड़ सकती है, तो इसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर में क्या होता है कि जो एपिडर्मिस और डर्मिस, ये जो दोनों लेवल है वो दोनों जल जाते हैं। और थर्ड लेवल के अंदर में, थर्ड डिग्री बर्न के अंदर में, ये जो गर्माहट है, ये जो जलन है हमारे, वो हमारे नसों तक, हमारे स्किन के फैट तक पहुंच जाती है, हमारे शरीर के फैट के लेवल तक पहुंच जाती है, और हमारे रक्त संचार को भी प्रभावित करती है। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स के अंदर में क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या उभार हमारे शरीर पे आते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर में, जिसपे हमने देखा था कि हमारा जो सिर्फ ऊपरी सतह है, जो हमारी एपिडर्मिस लेवल है, वो जलती है, उस केस के अंदर में आप देखेंगे पहले फोटो के अंदर में कि उस लड़के का जो गाल है वो लाल हो गया है, तो हमारा स्किन का जो कलर है वो रेड हो जाता है, वो जला हुआ महसूस होता है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर में हम जो हिंदी में कहते हैं फफोले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हो जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर में। ये जब सेकेंड डिग्री बर्न होता है तब ये आता है। सेकेंड डिग्री बर्न मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेवल के ऊपर में हमारे शरीर में हीट पहुंची है। और थर्ड डिग्री बर्न बहुत ही सिवियर होता है, जहाँ पे हमारा रक्त संचार उसके नीचे के पार्ट का पूरा कट ऑफ हो जाता है। और जैसे कि आप वो फोटोग्राफ देख सकते हैं, उस फोटोग्राफ के अंदर में उस आदमी का पूरा हाथ ही जल गया है। तो उस एरिया का पूरा रक्त संचार पूरा बंद, प्रभावित है अभी के समय में, और आप उसके अंदर में कई सारे अलग अलग सिम्टम्स उसके अंदर में आप देख सकते हैं। तो जब हमारा ये काम हो गया कि हमने समझ गया कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न है, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि किसी को बर्न हो जाता है तो हमें इमीडिएटली मेडिकल पर्सनल को या मेडिकल जो टीम है, एम्बुलेंस है, मेडिकल सर्विसेज है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है, उन्हें हमें इमीडिएटली कॉल करना है। लेकिन उन्हें कॉल करते समय हम उनको बोलेंगे क्या कि हमें जलन हो गया, तो वो कैसे समझेंगे कि कितना % जलन हुआ है या कितना जला है, और वो किस हिसाब से प्रिपेयर होके आएंगे? तो उसके लिए हमें रूल ऑफ 9 जो मैं आपको अब बताने वाला हूं वो समझने की आवश्यकता है। रूल ऑफ 9 से हम बता सकते हैं कि किसी आदमी को कितना % तक बर्न हुआ है, ताकि जो भी मेडिकल सर्विसेज के आदमी हमारे तक पहुंच रहे हैं वो अपने आप को इक्विप कर सकें, अपने आप को तैयार कर सके कि हमें वहां पे जाके इमीडिएटली फर्स्ट एड क्या क्या प्रोवाइड करने हैं। ओके, सो सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा रूल ऑफ 9, उसके अंदर में हम अडल्ट्स की बात करेंगे, जो भी युवा होते हैं हम उनकी बात करेंगे। सो अडल्ट्स के केस के अंदर में रूल ऑफ 9 का मतलब ये होता है कि 9% के मल्टीपल्स के अंदर में हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग जो पार्ट है उनको 9% के मल्टीपल्स के अंदर में हमने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, बॉडी को इंपॉर्टेंस दिया गया है मेडिकल टर्म्स के अंदर में। तो जो हमारा हेड का पार्ट होता है, जो हमारे गर्दन से ऊपर का पार्ट होता है, उसे 9% इंपॉर्टेंस दिया गया है। वैसे ही जो हमारे बॉडी ट्विन्स है, बॉडी ट्विन्स यानी कि जो चेस्ट और बैक जो होता है, हमारा जो एंटायर एरिया है चेस्ट और बैक का, हमारे वेस्ट तक का, जहाँ पे मेजरली सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हमारे हार्ट, हमारा लिवर, हमारा लंग्स और जो हमारा स्पाइन है, वो जो पूरा एरिया है उसे हम 18 और 18%, चेस्ट आगे वाले पार्ट को 18% और पीछे वाले पार्ट को 18%, टोटल 36% इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके साथ ही हमारे जो दोनों हाथ है उनको हम 9% की इंपॉर्टेंस देते हैं। 4.5% एल्बो के नीचे और 4.5% एल्बो के ऊपर का पार्ट होता है हर हाथ के अंदर। दूसरा जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे जो लेग्स हैं, दोनों जो हमारे पाँव हैं, उनको भी 18% का इंपॉर्टेंस दिया गया है। 18% का इंपॉर्टेंस आप पूछ रहे होंगे कि लेग्स को 18% का इंपॉर्टेंस क्यों? तो सबसे जानकारी, सभी के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो थाइज होती है उनमें हमारे बॉडी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है।
तो अगर हमारे लेग्स के अंदर में कहीं पे बर्न हो जाता है और वो सिवियर डिग्री यानी 3rd डिग्री का बर्न तक चला जाता है वो वहां से, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो और उसको सर्कुलेट करने के अंदर में। तो हमारे लेग्स, दोनों लेग्स को 18% ईच करके इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, वो एक बच्चे के लिए थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है, बट उसे भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनका जो मस्तिष्क का पार्ट है, उनका जो गर्दन के ऊपर का पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और वहां पे भी उनको 18% का इंपॉर्टेंस दिया गया है। चेस्ट और बैक को एज एन अडल्ट सेम 18% का इंपॉर्टेंस है और दोनों हाथ को भी 9% के ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, 4.5 एल्बो के ऊपर और 4.5 एल्बो के नीचे। उसके अलावा उनके जो लेग्स हैं उनको 13.5% का ही इंपॉर्टेंस दिया गया है ईच। उसके अलावा जो हमारा ग्रोइन एरिया होता है उसको हम 1% इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसे हम रूल ऑफ 9 कहते हैं। अब जब हमको रूल ऑफ 9 समझ में आ गया, तो अब हमें जब मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर को या मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है कि सामने वाला कितना जला है और उसे क्या लेवल का बर्न हुआ है, तो वो हम इस मैट्रिक्स से, जो आपके स्क्रीन पर भी शेयर हो रहा है, उससे आप इमीडिएटली उनको बता सकते हैं कि सामने वाले को कितना % बर्न हुआ है या मुझे कितना % बर्न हुआ है। तो आप देखेंगे कि लेस देन 50%, अगर आप देखते हैं कि ऊपरली सतह खाली जली है किसी की और वो लेस देन 50% है, तो वो माइनर बर्न में काउंट होता है। वैसे ही मोर देन 50%, एनीवेयर मोर देन 50% इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट बर्न, उसे हम मॉडरेट बर्न की संज्ञा देते हैं। उसके अलावा 2 से 15% तक का कोई भी बर्न 2nd डिग्री के अंदर में, जब हमें रियलाइज हो रहा है कि उसके स्किन के ऊपर में फफोले उपड़ रहे हैं या ब्लिस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 से 15% का जो भी क्राइटेरिया है उसे हम माइनर बर्न में कंसिडर करते हैं। 15 से 30% मॉडरेट बर्न्स में आता है और 30% से ज्यादा क्रिटिकल बर्न्स का पार्ट बन जाता है। वैसे ही जो 3rd डिग्री बर्न है, जब हमें समझ में आ गया कि वो काफी ज्यादा जल गया है, उसका रक्त प्रवाह शायद रुक गया होगा, तो उस केस के अंदर में लेस देन 2%, बहुत ही छोटा सा पार्ट भी, वो हम माइनर बर्न में कंसिडर करते हैं। 2 से 10% मॉडरेट बर्न का होता है और एनीथिंग मोर देन 10%, अगर आप समझ लीजिए कि आपके हाथ के अंदर में भी खाली पूरा हाथ आपका जल गया 3rd डिग्री बर्न से, तो भी आप उसको क्रिटिकल बर्न्स के अंदर में कंसिडर करेंगे। तो क्रिटिकल बर्न या माइनर बर्न या मॉडरेट बर्न और 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, ये जो क्लासिफिकेशन है बर्न्स का, उसे हमें याद रखना बहुत आवश्यक है, ताकि हम मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को इमीडिएटली कांटेक्ट करके उन्हें ये रेडी कर सकें कि आपको क्या क्या सामान लेके यहाँ पे पहुंचना है और आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे उस प्रोग्राम के लिए चाहिएंगे। तो ये होने के बाद में हमारा जो चीज आता है कि हम अब समझें कि अब हमने मेडिकल टीम को फोन कर दिया और मेडिकल टीम हम तक पहुंच रही है, तब तक हम क्या करें, हम तब तक बैठ ही नहीं सकते कि किसी के शरीर पे आग लगी हुई है या किसी को कुछ हुआ हुआ है, तो हम वहां पे रेस्ट नहीं कर सकते। हमें वहां पे इमीडिएटली वापस अपने काम पे लग जाना है। हमें क्या काम करना है कि एज अ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमें आग बुझाने की कोशिश करनी है। तो हम आग कैसे बुझाएंगे? तो आग बुझाने के लिए हमें आग के जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं उसे समझना पड़ेगा, जिसे हम ट्रायंगल ऑफ फायर भी कहते हैं। कि जो फायर होती है वो 3 चीजों से बनती है। जैसे कि ट्रायंगल 3 साइड से बनता है, वैसे ही फायर भी 3 चीजों से बनती है। और उसके 3 कंपोनेंट क्या क्या है? पहला कंपोनेंट है हीट, यानी कि गर्माहट। दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग रह नहीं सकती, ऑक्सीजन चाहिए आग को, तभी वो सर्वाइव करेगी। और तीसरा जो है वो है फ्यूल, कि कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ हमारे शरीर पे लगा हुआ है या कोई ज्वलनशील पदार्थ कहीं पे रखा हुआ था, तभी वो आग वहां पे पैदा हो सकती है। तो ये जो 3 कंपोनेंट है, ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तभी फायर उत्पन्न हो सकती है, तभी आग लग सकती है। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों में से कोई भी एक आइटम को अगर हम इस ट्रायंगल से हटा सकें, तो इमीडिएटली वो फायर स्टॉप हो जाएगी, वो ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगा। तो या तो अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो भी फायर रुक जाएगी, अगर हम फ्यूल को हटा दें तो भी आग रुक जाएगी, और अगर हम हीट को हटा दें तो भी आग रुक जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी के सपोज कीजिए किसी के बॉडी पे आग लगा हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, हड़बड़ा जाता है, वो घबराहट के अंदर में इधर उधर भागने लगता है। तो भागने से क्या होता है कि उसे ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा मिलता है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा मिलेगा, उसे हवा ज्यादा मिलेगी, तो वो आग ज्यादा फैलेगी। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि ये जो बहुत सिंपल टेक्निक है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये जो टेक्निक होती है वो अप्लाई करनी है। हमें सबसे पहले रुकना है, ताकि जो ऑक्सीजन का प्रवाह है उसे तीव्र गति से नहीं मिले, आग को बढ़ने का मौका नहीं मिले। उसके बाद में जमीन पे लेट जाना है, और उसके साथ साथ में जमीन पे लेटते ही हमें रोल करना चालू करना है, जो कि हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि हम इमीडिएटली रोलिंग करना चालू करते हैं। तो रोल करने से क्या होता है कि उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो अब इमीडिएटली ऑफ हो जाता है।
अगर आप कभी देखना चाहें, इसका बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप सपोज कोई मोमबत्ती है, आपको स्कूल के अंदर में एक्सपेरिमेंट में भी सिखाया होगा कि अगर आप कोई मोमबत्ती को जला दें और उसको एक आप ग्लास के मतलब कांच के ग्लास से उसको आप ढक दें, तो वो कम से कम पकड़ ले 15 से 20 सेकंड बाद में वो जो फायर लगी हुई है कैंडल के ऊपर में, वो जो कैंडल जल रही है, वो जो मोमबत्ती जल रही है, वो बुझ जाएगी अपने आप। उसका कारण क्या है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्टॉप ड्रॉप एंड रोल क्यों करना है, ताकि ये जो आग का प्रवाह है, हवा का जो प्रवाह आग को मिल रहा है जिससे आग फैल रही है, वो इमीडिएटली रुक जाए और फायर वहीं पे खत्म हो जाए। तो ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ फायर के ऊपर। अब ट्रायंगल ऑफ फायर होने के बाद में हमें ये समझ में आ गया कि हमें आग बुझानी कैसी है। तो हमने आग को बुझा दी है, लेकिन अब हम क्या करें, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट करने के हिसाब से हमारे पास में कुछ मेजर जो चीजें हैं वो ये है कि अगर उस बर्न के आसपास में कोई भी कपड़ा, कोई भी ज्वेलरी, कोई घड़ी, कोई ब्रेसलेट, कोई नेकलेस, कुछ भी पहना हुआ हो, उससे आप इमीडिएटली हटाएं पेशेंट की बॉडी से। तो फिर क्या होता है, इन सभी के अंदर में मेटल का पार्ट रहता है, घड़ी के अंदर में, ब्रेसलेट के अंदर में, कोई ज्वेलरी के अंदर में मेटल का पार्ट रहता है और वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म से हमारे स्किन को जलने का ज्यादा संभावना बढ़ जाती है अगर जला नहीं है अभी तक, और अगर जल गया तो उसमें ज्यादा इरिटेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये कोई भी ज्वेलरी रिलेटेड आइटम, कोई भी क्लोथिंग रिलेटेड आइटम, उसको वहां से हटा देना है। सेकंड, जो बहुत सभी ने, मैक्सिमम जनों ने जिसका गलत आंसर दिया था कि हमें आइस लगाना चाहिए, जी नहीं, हमें कभी भी आइस नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो टैप रनिंग वाटर है, जो टूटी से चलता हुआ पानी है, उसके नीचे हमें हमारा जो भी पार्ट जला है उसे रख देना है। टूटी ऑन करनी है, नल को ऑन करना है, और हमारा जो जला हुआ पार्ट है उसे 20 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट तक हमें उस चलते हुए पानी के नीचे रख देना है। हमें आइस या फ्रिज के पानी दोनों का ही कोई इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे शरीर को उस टाइम नीड फील होती है कि हमें कुछ ठंडा मिल जाए, हमें आराम मिल जाएगा, बट हम उसका प्रयोग नहीं करें, उससे केमिकल रिएक्शन ज्यादा होएगा, उससे आपको बाद के अंदर में ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो आप हमेशा जो नल के अंदर में जो पानी आ रहा है उसके नीचे अपना, सपोज कीजिए आपका हाथ जल गया है, तो अपने हाथ को नल के नीचे कम से कम 20 मिनट तक रख दीजिए, और आइस कभी भी यूज मत कीजिए। और उसके बाद जो आपने 20 मिनट रख दिया है और मेडिकल सर्विसेज आपके रास्ते में है, वो पहुंच रहे हैं आपके पास में, तो हमें तब तक एक ड्राई ड्रेसिंग यानी सूखे साफ कपड़े से, सूखे साफ कपड़े का ही हम प्रयोग करें। हम कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम, किसी का प्रयोग नहीं करें, हम सिर्फ सूखे साफ कपड़े से उस पार्ट को कवर कर दे, उस पार्ट की बैंडेजिंग कर दें, उसके अलावा हम कुछ अप्लाई नहीं करें। तो ये हमने जान लिया कि हमें क्या क्या करना है। अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहला कि हमें कोई भी बर्न की इंजरी को, कोई भी जलने की इंजरी को छोटा नहीं समझना है। हमें हमेशा डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। जब भी हो गया है वो जो भी काम होना था, जलन हो गई है, तो हम उसके बाद में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आइस या ठंडा पानी यानी फ्रिज का पानी, उसका इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद में अगर हमारे स्किन के ऊपर में से सपोज हमारे हाथ के ऊपर में फूले ऊपर आए हैं, ब्लिस्टर्स होके आए हैं, ऊपर आए हैं, तो हमें उन्हें फोड़ना नहीं है, हमें उन्हें छेड़ना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें हमारा जो प्रोसीजर था हमें वही फॉलो करना है। हम नल के नीचे अपने हाथ को रखेंगे और हाथ को रख के उसे कवर करेंगे बैंडेजिंग से। कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी स्प्रे, कोई भी क्रीम हम अप्लाई नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम 2 क्रीम जो कि एलोवेरा जेल है और सिल्वर नाइट्रेट जेल है। ये 2 आप जलन के टाइम पे बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम उसके अलावा कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी स्प्रे को यूज नहीं करेंगे जब तक हमें डॉक्टर नहीं बोल देता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बैंडेजिंग करने के बाद में ध्यान की है कि सपोज कीजिए आप तक वो मेडिकल सर्विसेज की टीम या आप मेडिकल सर्विसेज तक अगले 1 घंटे तक नहीं पहुंच पाए हैं, और किसी को बहुत जलन हो रही है या आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो भी आप उस पट्टी को, जिसको आपने ड्राई ड्रेसिंग किया है, उसको आपको हटाना नहीं है। आप उसको हटाएंगे नहीं, आप उसको खोलेंगे नहीं जब तक कोई प्रोफेशनल मेडिकल टीम या डॉक्टर्स की टीम उस सिचुएशन को टेक ओवर नहीं कर ले। तो ये बहुत ही छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन था हमारा कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है जलने के केस के अंदर में। अब सभी जो प्यारे प्यारे बच्चे और जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनमें से किसी एक को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई हमें बताए कि हमें क्या क्या करना है फायर के केस के अंदर में, और हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो कौन बताना चाहेगा? फटाफट कोई रेज हैंड करे। एक बार कंप्यूटर से निवेदन करूंगा कि मैं एक बार सभी को अपने लोअर हैंड कर दें, सभी का।
हाँ, तो कौन सभी को प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें एक बार। और कौन इस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी देना चाहता है? क्लास 9 से मोहम्मद, सॉरी क्लास 6 से प्रियांशु, क्लास 6 से प्रियांशु को कंप्यूटर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। क्लास 6 से प्रियांशु। यस प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। प्रियांशु कानकी का है, कानकी का है। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, हमें आग अगर किसी को लग जाती है, किसी को जल जाता है, तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? सर हमें ये चीज का ध्यान रखना है, उस टाइम हमें कुछ ठंडा मतलब ठंडा आइस या फ्रिज का पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हमें कम से कम 20 मिनट तक नल के सामने हाथ जो जला हुआ है उसको नल के सामने रखना, और उसे सूखे कपड़े से साफ कपड़े से अपने हाथ को बांध लेना चाहिए जब तक डॉक्टर ना आए। प्रियांशु आप कंटिन्यू कीजिए। और जब अगर हम लोग के आग लग जाए तो हम लोग को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर उस टाइम हम लोग ये पहले तो हम लोग डाउन हो जाएंगे यानी सो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रोल हो जाएंगे जिससे आग बुझ सकती है। वेरी गुड। प्रियांशु ने बहुत ही शॉर्ट के अंदर में जो भी सारे पॉइंट्स आज हमने सीखे थे उन सबको कवर किया है। थैंक यू प्रियांशु, आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया कि हमें जब किसी को जल जाता है तो हमें क्या क्या करना है। तो हमने आज अभी तक ये जो सीखा है, कंप्यूटर जी प्रियांशु आप प्लीज अपने आप को वापस म्यूट कर लीजिए और हम अपने आगे बढ़ेंगे अब हमारे सेकेंड टॉपिक के साथ में, जिसको हम कहते हैं चोकिंग। चोकिंग यानी कि घुटन होना। अगर हम जैसे कि आप इस अभी 2 मिनट में जो कंप्यूटर जी स्लाइड ऑन कर देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम चोकिंग से क्या मतलब है हमारा। तो चोकिंग जो होती है वो हम सभी को हुई होगी कभी ना कभी। सभी को एक बार प्लीज लोअर हैंड कर लें, अपना अपना अपने इन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो सब लोअर हैंड कर लें। और आप देख रहे होंगे स्लाइड के नीचे एक फोन नंबर रन कर रहा है, स्लाइड के नीचे एक फोन नंबर रन कर रहा है। तो आप प्लीज उस नंबर पे व्हाट्सएप करें आपके जो भी क्वेश्चन है, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लास्ट के अंदर में आपको वो चीज आपसे हम वो सारे जो क्वेश्चंस है उनका उत्तर हम आपके सेशन के थोड़े से बाद में लेंगे, या मैं कोशिश करूंगा अगर हो पाया तो मेरे से मैं क्लास के बीच में भी ले लूंगा। तो अब हमारे जो सेकंड टॉपिक है वो है चोकिंग का। चोकिंग यानी कि घुटन होना। हम कोई सामान से खेल रहे हैं, कोई छोटे से सामान से खेल रहे हैं, कोई कॉइन या कोई बैटरी से खेल रहे हैं, या हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो उस समय जो हमारे गले में अटक जाता है, जैसे हमारा सांस का प्रवाह रुक जाता है, उसे हम चोकिंग कहते हैं या उसे हम घुटन होना कहते हैं। घुटन हमें जैसे बंद कमरे में भी होती है, हमें कुछ हम अटक जाए हमारे गले में तो भी होती है, तो वो सभी को हम घुटन की संज्ञा देते हैं। बट आज हम सीखेंगे कि चोकिंग के केस के अंदर में, चोकिंग यानी हमने कुछ खाना खाया है या हम किसी चीज से हमने खेल रहे थे जो हमारे मुंह के अंदर में चला गया है, वो जब चला गया है तो उससे हमारे होने वाला जो हमारा हवा का प्रवाह है, हमारे बॉडी के अंदर में जो हवा का प्रवाह वो जो रुक गया है, उससे हम चोकिंग की संज्ञा देते हैं। तो चोकिंग के अंदर में हमें जो सबसे पहली चीज समझनी है वो ये है कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी के अंदर में घुस गया है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है जो जिसे हमने बाहर से अंदर ले लिया है, खाने का आइटम हो चाहे खेलने का आइटम हो, उसे हमने गले के अंदर ले लिया है या वो हमारे गले के अंदर जाके अटक गया है और वो हमारे श्वास प्रणाली को अफेक्ट कर रहा है, हमारे सांस लेने देने को अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम चोकिंग की संज्ञा देते हैं। तो चोकिंग जो है वो कब कब होती है? चोकिंग हम जैसे कोई खाना खा रहे हो, जैसे कि हम ऐसा कोई आइटम खा रहे हैं जिसके अंदर में बीज है, या वो कोई छोटा सा फ्रूट है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए अंगूर है या कोई बेदाना है, अनार है जिसे हम कहते हैं, तो वो कोई भी आइटम है वो हमारे गले के अंदर है, बिना चबाया हुआ चला गया और वो एज इट इज पीस हमारे गले में अटक गया, तो उसे हमें चोकिंग हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसे नट्स होते हैं, नट्स यानी कि जो हम पिस्ता काजू ये सब कोई आइटम खाते हैं, बादाम खाते हैं, मूंगफली के बादाम दाने खाते हैं, तो उनसे भी हमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनसे हमें सबको जब भी हम खाना खाएं तो हम बहुत सावधानी से खाएं, हम बहुत अच्छे से खाना चबा चबा के खाएं। उसके अलावा क्या है कि जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं वो
टॉयज के साथ में खेलते हैं, खिलौने के साथ में खेलते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं, बट क्योंकि बच्चों की आदत होती है उस चीज को मुंह में ले लेने की, तो वो उनके मुंह में चले जाके वो अंदर अचानक से स्लिप कर जाते हैं, तो उनके गले में अटक सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक और जो चीज होता है, जो होता है बटन बैटरीज। आपने देखा होगा बटन के शेप की छोटी छोटी बैटरीज जो गाड़ीज में लगती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगती है, जिनसे हम गेम्स खेलते हैं उनमें लगती है, तो वो भी हमारे मुंह के अंदर जाके हमें चोकिंग पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो कॉइन्स होते हैं उनके साथ में भी बच्चे लोग खेलते हैं, तो वो जो सिक्के होते हैं वो भी उनके गले में जा सकते हैं और उन्हें चोकिंग पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे कॉमन एज जहाँ पे चोकिंग देखी गई है ज्यादा तौर पर, वो है 7 साल से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर में चोकिंग देखी जाती है। अब जो होता है कि ये जो चोकिंग है वो खाली बच्चों में नहीं होती, वो बड़ों में भी होती है। तो बड़ों में क्यों होती है ये चोकिंग? जैसे कि बड़े खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते वो बात कर रहे हैं, तो वो खाना ठीक से चबाया नहीं गया, वो पुआ जो लिया है उन्होंने मुंह में, वो पूरा का पूरा ढंग से चबाया नहीं गया और वो उनके गले में जाके अटक गया। इसके बाद में क्या होता है कि बहुत जन बहुत जल्दी जल्दी चबाते हैं या बहुत कम चबाते हैं, क्योंकि 4 या 5 बार बाइट करते ही वो खाना को अंदर गल्प कर लेते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि हमें पूरे खाने को अच्छे से, हमें जो हमारा जो माउथ का पार्ट है, जो हमारे 32 दांत दिए गए हैं भगवान ने, उसे हम अच्छे से यूज करें और उसे खाने को अच्छी तरीके से कम 30 से 32 बार उसको चबाएं, ताकि वो पूरा बन जाए और उसे हम सीधा सीधा गल्प नहीं करें। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा मुंह बहुत सूखा होता है, तो हम कुछ लिक्विड जैसे कोई पानी या कोई जूस उसी के साथ में खाने के साथ में पी लेते हैं, तो उससे भी ये चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत जन हमने देखा है कि बड़े बड़े कुएं लेते हैं, तो हमें छोटे कुएं लेने हैं, हमें छोटे छोटे बाइट्स लेने हैं और हमें बड़े कुएं नहीं लेने हैं। और जो हमें एक दो कुएं के बीच का जो अंतर है उसे बहुत क्लियर रखना है, हमारे मुंह को पूरा साफ करना है और उसके बाद में सेकंड कुएं को लेना है। एक कुआं चल रहा है, उसके साथ में हमने सेकंड कुआं भी डाल लिया, फिर थर्ड कुआं भी डाल लिया, ऐसा नहीं करना। हमें हमारा मुंह पूरा क्लियर करना है एक कुएं के बाद में और फिर हमें सेकंड कुआं डालना है। तो ये हुआ कि हमने बड़ों में भी चोकिंग क्यों होती है। अब हमें समझना है कि अगर किसी को चोकिंग हो रही है तो हम कैसे समझ में आएगा कि उसमें चोकिंग हो रही है। तो सबसे पहले जो चीज है कि उन्हें चबाने के अंदर में, उन्हें अपने मुंह के मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, साथ ही उनको खांसी आने चालू हो जाएगी। आप जैसे देखेंगे कि अगर आप कोई पाउडरी चीज खाते हैं, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि आप कोई भी पाउडरी आइटम खाते हैं, जैसे कि आप सूखा हॉर्लिक्स खाते हैं, बहुत जनों को सूखा हॉर्लिक्स खाना बहुत पसंद है, तो अगर आप सूखा हॉर्लिक्स खाते हैं तो क्योंकि वो पाउडरी होता है, वो इमीडिएटली हमारे गले में चला जाता है और गले में चिपक जाता है, जिससे हमें इमीडिएटली खांसी आने चालू हो जाती है। तो वो भी एक बहुत ही स्लो लेवल की चोकिंग ही है, क्योंकि वो हमारे ट्रैकिया में जाके चिपक जाता है वो हॉर्लिक्स का पाउडर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम इमीडिएटली हमें कफिंग होनी चालू हो जाएगी, हमें खांसी आनी चालू हो जाएगी। कई केस के अंदर में हम वॉमिटिंग भी करने लगेंगे, हमने जो खाना खाया है वो हमारा एज इट इज वॉमिट में निकल जाएगा। हमारी जो वॉइस है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलंद आवाज आती है, जो हमारे नॉर्मल वॉइस है, उससे हट के हमारी एक बहुत ही सॉफ्ट वॉइस, एक बहुत ही पतली वॉइस हमारे मुंह से आने लगेगी। उसके साथ ही हमारे मुंह से जो लाड़ है वो गिरने लगेगी, हमें जो हमारे मुंह में थूक है वो गिरने लगेगा, क्योंकि हम उसे गिट नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ नहीं जा रहा है और बाहर भी कुछ नहीं निकल रहा है। और उसके साथ में हमें चबाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगेगी। इसके अलावा आपके जो ये मुंह का पार्ट है, नाक और जो मुंह का पार्ट है, वो आपका रेडिश होना चालू हो जाएगा। आपके जो होंठ है वो लाल पड़ने, वो नीले पड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उन तक रक्त का प्रवाह नहीं पहुंच रहा है, वो वहां तक ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो इन सब केसेस से आप, इन सब सिम्टम्स से आप समझ सकते हैं कि चोकिंग, किसी को चोकिंग हो रही है। तो अब हमें समझना है कि किसी को चोकिंग हो रही है, हमने समझ लिया कि उन्हें चोकिंग क्यों हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी अडल्ट के केस के अंदर में हमें क्या करना है, किसी अगर अडल्ट को चोकिंग हो रही है तो हमें क्या करना है। तो मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि हमारा जो वीडियो है चोकिंग का वो प्ले किया जाए, जिससे हम समझ सकें कि चोकिंग के केस में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारे दोस्त हैं, कटक से हैं सभी के सभी, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं इन भैया को चोकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो भैया साइन दिखा रहे हैं, इसे हम यूनिवर्सल ऑफ साइन ऑफ चोकिंग कहते हैं, कि अगर किसी को चोकिंग हो रही होगी तो वो ऐसे ही अपने आप को दिखा रहे होंगे, वो ऐसे ही नीचे झुक रहे हैं। तो हमने, क्योंकि हम एक ट्रेंड आदमी है, तो हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, कि हमें इसमें ट्रेनिंग मिली हुई है। हमें जब इसमें ट्रेनिंग मिली हुई है तो हमें क्या करना है कि हमारा जो पाँव है उसे पेशेंट के दोनों पाँव के बीच में, जैसे कि भैया ने लगाया है वैसे लगाना है, और पूरी जोर से उसके जो हाथ हैं उन दोनों को हटा के हमारे पीछे लेके आने हैं।
पीछे लेके आने के बाद में उन्हें आगे झुकाना है, उस पेशेंट को आगे झुकाना है। और जैसे कि ये भैया थपकी दे रहे हैं पीठ के ऊपर में, वैसे उन्हें 5 बार ऐसे उन्हें पीठ पर थपकी देनी है, ताकि उन्हें गले में कुछ भी अटका हुआ हो वो इमीडिएटली निकल जाएगा। ये उन्होंने चौथी बार दे दिया, और ये उन्हें 5वीं बार जब दिया तो अगर कोई छोटा कोई आइटम अटका हुआ होगा तो वो निकल सकता है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर इससे नहीं निकले और उन्हें चोकिंग इससे बेटर फील नहीं हो रहा है, उन्हें ये जो बैक ब्लोज है वो देने का अच्छा फील नहीं हो रहा है, उनका चोकिंग बंद नहीं हुआ है अभी, तो हम क्या करें? तो हम वो अप्लाई करेंगे जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हेमलिक मैनूवर कहते हैं। हेमलिक मैनूवर अप्लाई करने के लिए हम सेम वही पोजीशन लेंगे, पेशेंट के दोनों पांव के बीच में हमारा पांव रहेगा, हमारा हाथ जो रहेगा वो अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। और ये जो जॉइंट का पार्ट है हमारा, ये जो जॉइंट है हमारा, उसको हम पेशेंट के जाइफॉइड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा रिब केज बाइफरकेट होता है, जहां से हमारा रिब केज डाइवर्ट होता है, छाती का जो पार्ट है उससे 2 उंगली नीचे जाइफॉइड प्रोसेस होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भैया लगा रहे हैं, वहां पे हम उसको अप्लाई करेंगे और उसको जोर से अंदर की तरफ, ये जो मुट्ठी हमने बनाई थी उसको हम जोर से उनके जाइफॉइड प्रोसेस के अंदर प्रेस करके ऊपर की तरफ निकालेंगे। जैसे कि हम बॉटल ओपनर यूज करते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते टाइम, कोका कोला या पेप्सी पीते टाइम हम जब बॉटल ओपनर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम उनके बॉडी के अंदर में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम उन्होंने सेम प्रोसेस करेंगे, मुट्ठी बंद और उनके जाइफॉइड प्रोसेस के अंदर लेके जाएंगे उस पार्ट को और उसे ऊपर की तरफ झटका मारेंगे। उससे क्या होगा कि उनके गले में जो भी चीज अटकी हुई है वो इमीडिएटली निकल जाएगी और उन्हें इमीडिएटली सांस आना वापस चालू हो जाएगा। इसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर में हेमलिक मैनूवर का नाम देते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो भैया जिनको चोकिंग हो रही थी वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि हमारे साथ में अगर कोई अडल्ट हो और अडल्ट के केस में ये होने लग जाए तो सबसे पहले हम उन्हें 5 बार पीठ पे थपकी देंगे, जोर से उनके पीठ को रब करेंगे आगे की तरफ, उन्हें नीचे झुका के, ताकि उन्हें गले में जो भी अटका हुआ हो वो निकल जाए। और अगर उसे उन्हें शांति नहीं मिलती है, उससे उनकी चोकिंग कम नहीं होती है, तो हम हमारी मुट्ठी को बंद करके ये जो जॉइंट का पार्ट है उसे जाइफॉइड प्रोसेस की तरफ अंदर प्रेस करके ऊपर उसे धक्का मारेंगे, ताकि जो भी गले में अटका हुआ हो वो इमीडिएटली निकल जाए। तो ये हमने समझा कि ये हमें क्या करना है अडल्ट के केस में। अब हम ये समझेंगे कि हमें बच्चों के केस के अंदर में, कोई इन्फेंट है, कोई 2 साल से कम का बच्चा है, उससे यही चोकिंग होने लग जाए तो हमें क्या करनी है। तो अगर वो 2 साल का बच्चे को अगर वो होने लग जाए तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले उसे हेमलिक मैनूवर देना है। हेमलिक मैनूवर लेकिन हम कैसे देंगे? जैसे हमने अडल्ट्स को दिया था वैसे हम हेमलिक मैनूवर नहीं दे सकते बच्चों को, क्योंकि बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है, उन्हें बहुत कम प्रेशर की, कम पावर की दरकार होती है। तो हम जो हेमलिक मैनूवर बड़ों को देने के लिए हमारी पूरी की पूरी मुट्ठी का इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं करेंगे। और हम हमारे जो सौरभ भैया हैं कटक से, वो हम उनसे सीखेंगे कि बच्चों से हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे, ताकि जो बच्चा हमारे हाथ में होगा वो कहीं गिर नहीं जाए, वो कहीं स्लिप नहीं हो जाए। उसके बाद में हम हमारे 2 उंगली से, क्योंकि उस बच्चे को चोकिंग हो रही है, तो हम उसका 2 उंगली से सबसे पहले हम हमारी ये जो 2 उंगलियां हैं उनको लेंगे और उसके जाइफॉइड प्रोसेस के ऊपर में उसको हम प्रेस करना चालू करेंगे। जैसे कि हम बड़ों के लिए उनके जाइफॉइड प्रोसेस पे कर रहे थे हमारे मुट्ठी से, वैसे ही हम बच्चों के केस में करेंगे हमारी 2 उंगली से, क्योंकि उन्हें पावर की बहुत कम दरकार है। जब हम 2 उंगली से उन्हें प्रेस करेंगे, प्रेस करते करते जैसे कि आप देख रहे हैं चिराग भैया उन्हें प्रेस कर रहे हैं, उनके छाती को प्रेस कर रहे हैं, तो वो कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। अब अगर ये हो गया और उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम ये एक पोजीशन बनाएंगे जो उसके नाक के आसपास रहेगा। उसका हाथ जो है, हमारा हाथ ऐसे मुंह के आसपास रहेगा और उसका नाक का एरिया और जो मुंह का एरिया है वो खुला रहना चाहिए, वो उसके सपोर्ट के लिए है। और साथ ही उसके नाक या मुंह में कुछ अटक जाए तो वो निकल सकता है, जब हम उसे नेक्स्ट उसे जो स्टेप होगा वो करेंगे तो वो निकल जाए, इसीलिए हम उसका ये वाला पोजीशन अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो पोजीशन है वो हम जब अप्लाई करेंगे तो उसे हम उल्टा कर देंगे। इसके बाद में हमारे हाथ के ऊपर में कुछ इस तरह से लिटा देंगे और हमारे दूसरे हाथ से हम उसे बैक को उसको रब करेंगे, उसके पीठ को 5 बार रब करेंगे। और हम उसे कंटिन्यूस 5 बार ही नहीं, जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती, जब तक उसका चोकिंग का जो चीज है वो हट नहीं जाता, तब तक हम उसे कंटिन्यूसली रब करते रहेंगे। तो कंटिन्यूसली रब करने से क्या होगा कि उनके गले में जो भी चीज अटकी हुई है, कोई सिक्का है, कोई खिलौना है, कोई खाने का आइटम है, कुछ भी अटका हुआ हो वो निकल जाएगा और उस बच्चे को काफी बेहतर महसूस होगा। ये जब पूरा चीज हो गया तो हमने एक इन्फेंट का ट्रीटमेंट भी सीख लिया।
और उसके मुंह में कुछ भी अटका हुआ था उसे हमने एक हमारी उंगली से, छोटी वाली उंगली से उसको मुंह में डाल के उसको हमने निकाल लिया। तो ये हमने सीख लिया कि बड़ों के केस में क्या करना है और बच्चों के केस में क्या करना है। अब हमको समझना होगा, अगर हम अकेले हों, अगर हम कहीं पे अकेले बैठे हैं, हम घर में अकेले हैं, हम अकेले खाना खा रहे थे, या हम ऑफिस में अकेले, स्कूल में अकेले हैं, और हम कहीं खाना खा रहे थे या हम किसी घर में खेल रहे थे और वो आइटम खेलते खेलते हमें चोकिंग होने लग गई, हमारे मुंह में वो गलती से चला गया, तो हम क्या करेंगे? हमें जैसे ये खा रहे हैं कि हमें कोई चेयर या कोई टेबल का सहारा लेना है, कोई चेयर या टेबल का सहारा लेके हमें उसके ऊपर में आगे अपने आप को बेंड कर लेना है, उसे आगे की तरफ झुक जाना है। और जो हेमलिक मनूवर हमने अडल्ट के केस में सीखा था, दिना अपने अंगूठे को अपने हाथ के अंदर बंद करके एक मुट्ठी बना के, उसे हेमलिक मनूवर जो कहते हैं हम अपने आप को देना चालू करेंगे, आगे झुक के टेबल के ऊपर में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, और दोनों हाथ को अच्छे से प्रेसिंग करके हम उन्हें हेमलिक मनूवर देंगे, हम अपने आप को हेमलिक मनूवर देंगे, ताकि हमारा ट्रैकिया वाले पार्ट में कुछ भी चीज अटकी हुई है वो इमीडिएटली निकल जाए और हमें बेहतर महसूस हो, इससे हमें इमीडिएटली रिलीफ मिल ही जाएगी। इसके बाद में हम समझते हैं कि कोई अगर बहुत ही ओबीज आदमी है, कोई अगर बहुत, जिसे हम हिंदी में मोटा कहते हैं, किसी आदमी को प्रॉब्लम है मोटापे की, और या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके साथ में हमें कैसे करना है? उन्हें भी ये चोकिंग की बीमारी हो ही सकती है, और अगर हम वहां पे मौजूद हो तो हमें क्या करना है, उसे क्या हम उनसे कैसे उसे चोकिंग से निजात दिला सकते हैं, वो समझना होगा। तो हमें सेम प्रोसेस करना है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने, बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उनकी जो पेट की एरिया है, जिसको हमने जाइफर्ड प्रोसेस बताया था, वो जाइफर्ड प्रोसेस की जो एरिया है, जाइफर्ड जो एरिया है, वो उनकी बहुत सेंसिटिव होती है दोनों ही केस के अंदर में। कोई अगर मोटा आदमी है उसके केस में भी, और कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनके केस में भी, दोनों केस के अंदर में जाइफर्ड बहुत ही क्रिटिकल एरिया बन जाता है, तो हमें उनके जाइफर्ड एरिया को टच नहीं करना है। हमने जो हेमलिक मनूवर दिया था वो उनकी छाती पे ही देना है। हमने जो पहले 2 उंगली नीचे किया था हमारे हाथ को, जहाँ पे वो हमारा रिब केज बाइफरकेट हो रहा था, वहां से हमें उसको नीचे नहीं लेके जाना है, उसे हमें ऊपर ही रखना है, और हमें उसे ऊपर ही क्या बोलते हैं, हेमलिक मनूवर को अप्लाई करना है। जैसे हमने अप्लाई किया था, मुट्ठी बंद, इस जॉइंट का इस्तेमाल करते हुए धक्का अंदर देंगे और उसे ऊपर की तरफ बॉटल अप करेंगे, धक्का देंगे और उसे ऊपर की तरफ पिन अप करेंगे। तो ये हम करने के बाद में हमें वो कंटिन्यूस करते रहना है जब तक उन्हें चोकिंग से निजात नहीं मिल जाए। तो हमने ये समझ लिया कि हमें बड़ों के केस में क्या करना है, बच्चों के केस में क्या करना है, अगर हम अकेले हों तो भी क्या करना है हमने समझ लिया, और अगर कोई प्रेग्नेंट आदमी है और कोई मोटा आदमी है, दोनों के केस में क्या करना है ये भी हमने समझ लिया। तो अब हम समझेंगे कि हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए हमें क्या चीज रखनी है कि हमें ये दिक्कत हो ही ना, या चोकिंग की प्रॉब्लम हो ही ना। तो सबसे पहले हम ध्यान रखें कि हम जो भी बच्चे हैं हमारे आसपास में, कोई हमारे छोटे भाई बहन है, वो हमेशा जब खाना खा रहे हों तो हम उनका ध्यान रखें, जब भी वो खेल रहे हों तब हम उनका ध्यान रखें, और वो कुछ भी खा पी रहे हों वो कोई भी ऐसी चीज ना खाएं, या वो कोई भी चीज ऐसी मुंह में नहीं ले जिनसे उनको चोकिंग हो सकती है। उन्हें हम ध्यान से खिलौने दें, कोई छोटे खिलौने नहीं दें जिनके अंदर में वो बैटरी वगैरह रिलेटेड कोई भी आइटम हो, वो उन्हें खेलने के लिए नहीं दें, या वो जिनको खोल सकते हैं और खोल के उसको बैटरी को निकाल के अपने मुंह में डाल सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं करें। हमेशा हमारे जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रखें, और बहुत ही अच्छे से उनकी टेक केयर करें, ताकि उनको ये दिक्कत नहीं। तो आज हमने ये हमारा सेकंड टॉपिक भी जो था चोकिंग का, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे कि कौन हमें बताएगा कि चोकिंग के केस के अंदर में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो क्लास 10 से जुल्कुरनैन शायद हैं क्लास 10 से, मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास 10 से जो जुल्कुरनैन आरजू हैं उनको आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, और आप प्लीज अपना कैमरा भी चालू कर लें, ताकि आप हमें समझा पाए कि आपको जी ये आप अपना पहले पूरा नाम अपना प्लीज बताएं अपना, और हमें बताएं कि हमें चोकिंग के केस के अंदर में क्या करना चाहिए जिससे हमें इमीडिएटली निजात मिल जाए। सर मोहम्मद जुल्करनैन आरजू, क्लास 10। यस, आप आगे बढ़ सकते हैं। सर जब कोई एक एडल्ट पर्सन को अगर चोकिंग हो जाए तो फर्स्टली उसको उसका जो इस पीछे वाला पोर्शन है उसको 5 बार थपथपाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे मुट्ठी बांध करके ऐसे उसका कमर में देना है, दबाना है उसको। कमर में नहीं, ये कमर में नहीं, पेट में नीचे जी, जहाँ पे हमारा रिब केज अलग अलग हो रहा है, जहाँ पे हमारी हड्डी जो छाती की हड्डी है, रिब केज जो है वो बाइफरकेट होती है, उससे 2 उंगली नीचे
उससे ठीक 2 उंगली नीचे उस पॉइंट पे हमें ये दबाना है, दबा के उसे ऊपर की तरफ लेके आना है जी। यस सर। उसके बाद वो अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसके सीने के ऊपर उसी तरह 2-3 बार दबाना है, और उससे कम नहीं हो चोकिंग तो उसी तरह 5 बार ऐसे हल्का हल्का इससे दबाना है उसको, हल्का हल्का एकदम। हम जब उसको रिब केज में भी दबाएंगे तो उसे हम मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। 2 उंगली का, सिर्फ 2 उंगली का। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। सर अगर हम अकेले हैं, अकेले में चोकिंग हो रहा है तो हाँ। किसी चेयर या किसी का सहारा लेते हुए खुद उस पे चेयर पे ये कर देना है सर। ऐसे प्रैक्टिकली बता रहे हैं हम। बताओ सर ऐसे हुआ, जैसे ऐसे ऐसे कर जाना है, ऐसे कर जाना है सर। ओके, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। जुल्करनैन ने हमें, मोहम्मद जुल्करनैन अर्जुन ने हमें बहुत ही शॉर्ट के अंदर में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा एक रिवीजन, एक रिकैप पूरा टॉपिक का करवा दिया। मैं जुल्करनैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को वापस म्यूट कर ले ताकि हम हमारे प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ सकें। तो सभी को अभी तक आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह थे तो वो हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं तो हम चैट सेशन के अंदर में जो चैट बॉक्स है हमारा उस पर भी हम आप हमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो हम उसको सेशन के एंड पे उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो इट वाज नाइस जुल्करनैन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमें क्या करना है चोकिंग अगर हो हमें तो। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं कंप्यूटर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लाइड शो वापस ऑन कर दिया जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्नेक बाइट का, जो कि काफी आम होता है जब कोई बीच एरिया में हो, कोई जंगल की एरिया में हो या कोई रूरल एरिया के अंदर में होते हैं, तो ये चीज बहुत कॉमन है। और बाढ़ वगैरह केस के अंदर में भी सांप अपनी अपनी जगह से आ जाते हैं, तो हमें स्नेक बाइट का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो स्नेक बाइट होता है वो क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वो हम समझना चाहेंगे आज। तो आज जो हमारा टॉपिक था स्नेक बाइट का, तो मैं आपको पहले कुछ बताता हूँ कि स्नेक बाइट किसे कहते हैं, वो तो आप सभी को पता है, बट उसका फैक्ट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट जो है कि पूरे विश्व के अंदर में लगभग 54 लाख केस, मतलब 54 लाख केसेस सालाना तौर पे स्नेक बाइट के होते हैं, जिनमें से 28 लाख से ज्यादा केसेस खाली इंडिया में होते हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात जो है कि 50,000 से ज्यादा लोग इंडिया में हर साल स्नेक बाइट के कारण मर जाते हैं। बट जो सबसे समझने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर में 80% जो सांप पाए जाते हैं वो उनमें जहर होता ही नहीं है। वो अगर हमें काट लें तो वो उनके जहर से हम मरेंगे ही नहीं। तो 50,000 लोग मरते कैसे, आप लोग सभी पूछ रहे होंगे। 50,000 लोग डर से मर जाते हैं, अरे कि मेरे को सांप ने काट लिया और अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, तो उस भय से हम मर जाते हैं। तो ये जो 50,000 की जो संख्या है वो उस वजह से इतनी बड़ी दिखती है, नहीं तो 80% जहाँ पे सांपों के अंदर में जहर ही नहीं हो वो वहां पे लोग मरेंगे क्यों। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कि हमें कभी भी सांप काट ले तो हमें सबसे पहले ये असेस करना सीखना होगा कि वो जहरीला है कि नहीं है, और अगर हमने देख लिया कि वो जहरीला है कि नहीं है, उसके बाद में हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना, हमें उसे कैसे ठीक करना और हमें कैसे उसका मेडिकल टीम को उसको बताना है, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो चीज है कि अगर सांप जहरीला होगा तो उसके जो 2 डंक के निशान होते हैं जो कि हम जनरली देखते हैं स्नेक बाइट के केस के अंदर में, आप वो लेफ्ट वाले पिक्चर में देख सकेंगे कि जो जहरीला सांप होगा उसके 2 डंक होंगे और वो 2 डंक आपके स्किन के अंदर में घुस जाएंगे, आपके चमड़ी में घुस जाएंगे। जैसे सपोज आपके हाथ पे काटा है तो आपके हाथ पे यहाँ पे 2 डंक के निशान होंगे जो कि 2 छोटे छोटे गोल गोल निशान होंगे, जैसे कि आप लेफ्ट में नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें देख सकेंगे, जहां से आपका खून बह रहा होगा कंटिन्यूअस। तो उसे हम कहते हैं कि जहरीला सांप जब काट लेता है। अगर कोई जहरीला सांप नहीं होगा और कोई ऐसी सांप ने जिनके अंदर जहर नहीं है उसने आपको काट लिया है, तो वैसा आपको कोई निशान आपके शरीर के ऊपर नहीं मिलेगा जहां से आपका खून बह रहा हो, या कोई ऐसे 2 स्पॉट नहीं मिलेंगे जहां से आपके खून निकल रहा हो। तो जब हमने देख लिया कि हमें कोई जहरीले सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमारा ट्रीटमेंट जो है वो किसी जहरीले सांप ने काटा है वैसे ही हमें ट्रीटमेंट देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे जहरीले सांप ने काटा नहीं तो हमें कोई ट्रीटमेंट की दरकार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा क्रिटिकल केस को लेके ही आगे बढ़ेंगे कि हमें किसी सांप ने काटा है तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो जब हमें किसी जहरीले सांप ने काट लिया है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें बताया जाता है कि हमें उस पार्ट के ऊपर
एक पार्ट के अंदर में जोर से पट्टी बांध देनी है, जोर से कोई रस्सी बांध देनी है, वो नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? सपोज कीजिए मेरे को मेरे हाथ के ऊपर में यहाँ पे सांप ने काटा है और मैंने यहाँ पे पट्टी बांध ली, तो क्या होगा कि इस पूरे एरिया के अंदर में, ये जो हाथ का पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, उसमें खून का बहाव रुक जाएगा और हो सकता है कि वो जो जहर के कारण, ये जो सांप के बाइट के कारण वो पूरा हाथ ही मेरा बेकार हो जाए, वो पूरे जीवन भर में कभी काम ही ना कर पाए। तो हमें कभी ऐसा काम नहीं करना है। हमें पूरे अच्छी तरीके से बैंडेजिंग करनी है, जिसको भी हम आपको बताएंगे कि आपको बैंडेजिंग किस प्रकार से करनी है। उसके बाद में हमें कोई भी बाबा, तांत्रिक, इन सब के पास नहीं जाना है। सांप काटने का कोई भी इलाज बाबा या तांत्रिक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दवाई की, आपको मेडिकल प्रोफेशनल की दरकार पड़ेगी। तो अगर किसी को कोई भी सांप काट ले तो आप कोई भी केस के अंदर में किसी बाबा या किसी तांत्रिक के पास में ना जाएं, आप सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ जाएं। आप साइंस पर विश्वास करें, इलॉजिकल चीजों के ऊपर में विश्वास नहीं करें। तो जब किसी सांप ने काट लिया तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी पे बढ़ सकते हैं। सपोज आपको सांप ने काट लिया बट आपको समझ नहीं आया कि सांप ने काटा कि नहीं काटा, तो आप कैसे समझेंगे? तो जो हमें ठीक से दिखना बंद हो जाएगा। हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारा माथा बहुत जोर से घूम रहा है, हम बेहोश हो रहे हैं, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें उल्टी वाली फीलिंग आएगी। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि हमें खून की उल्टियां होने लग जाती है, हमारे पेट के अंदर में लूज मोशन जैसा फीलिंग होने लग जाएगा। साथ ही हमारा जो पल्स है, हमारा जो हार्ट रेट है वो गिरना चालू हो जाएगा, हमारा जो खून का बहाव है वो कम होना चालू हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एक बेसिक सिम्टम्स है जो स्नेक बाइट का सिम्टम्स होते हैं। और अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि स्नेक ने कहाँ पे बाइट किया, तो हम इन सिम्टम्स से उन्हें देख सकते हैं कि स्नेक ने हमें बाइट किया होगा, ये उसके सिम्टम्स हैं। तो अब हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें मेडिकल इमरजेंसी पर्सनल को फोन करना है। और आज का जो टाइम है, जब आप सभी आज का जो सेशन है वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप सभी के पास में व्हाट्सएप की अवेलेबिलिटी है, तो आप इमीडिएटली अपने मेडिकल पर्सनल को फोन करेंगे और उनके साथ में अपनी जो लोकेशन है उसको शेयर करेंगे। लोकेशन शेयर करेंगे और उनको आप बोलेंगे कि हम इस लोकेशन पे हैं और यहाँ पे किसी को सांप ने काट लिया है, तो आप प्लीज इमीडिएटली आइए और हमें हेल्प कीजिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि जहां पे भी सांप ने काटा है, सपोज कीजिए मेरे हाथ पे, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को सांप ने काट लिया, तो मैं इस हाथ को हमेशा अपने दिल की जो स्थिति है, जो मेरे हार्ट का पोजीशन है, उससे नीचे रखूंगा। नीचे क्यों रखूंगा? उससे क्या होगा कि जब मैं अगर हाथ ऊपर रखता हूँ तो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो होके हमारे छाती तक, हमारे हार्ट तक पहुंच जाएगा और उस ब्लड के साथ साथ में जहर भी पहुंच सकता है। तो उस जहर को हमें कंट्रोल करना है, वो जहर को हमें बॉडी तक नहीं पहुंचने देना है, नहीं तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और जिस भी पेशेंट को ये हुआ उसके मृत्यु के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें वो नहीं होने देना है। हमें अपने हार्ट पोजीशन से उसको हमेशा नीचे रखना है ताकि ब्लड फ्लो होकर हार्ट तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक जो स्नेक बाइट किट होती है, अगर वो हमारे पास में मौजूद हो, तो स्नेक बाइट किट के अंदर में सकर बोल के एक चीज अवेलेबल होती है। सकर क्या होता है कि एक सिरिंज जैसी चीज होती है जिससे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है। बस उस इंजेक्शन वाली जो सुई वाली जगह होती है, उसकी जगह पे एक गोल या एक चौकोर एक शेप जैसा कुछ बना हुआ होता है। तो उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएं, तो हम सकर के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट वाले इमेज के अंदर में उन्होंने वो जो सकर का प्रयोग किया है कि हम उस पॉइंट पे जहां पे मेरे को सांप ने काटा होगा, मैं उसको वहां पे रखूंगा और वहां से उसे जोर से उसे टानने की, जैसे हम पिचकारी में पानी भरते हैं वैसे ही हम खून को निकालने की वहां से कोशिश करेंगे, ताकि जो भी जहर है और जो भी गंदा खून है वो इमिडिएटली वहां से निकल जाए और हमारे बॉडी को जहर से निजात मिल जाए। जब हमने ये कर लिया और अगर हमारे पास में ये अवेलेबल नहीं भी है, तो भी हम क्या करें कि हमारे इमीडिएटली उस पार्ट को जहाँ पे हमें सांप ने काटा है उससे सोप के पानी से, साबुन के पानी से या सरफ के पानी से इमीडिएटली हम धोएंगे उसको, ताकि कोई भी हमें इन्फेक्शन नहीं हो, डिसइंफेक्टेड रहे हम उस पूरे एरिया के अंदर में। इसके बाद में जब हमने ये धो लिया उस पार्ट को डिसइंफेक्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि उसे बैंडेजिंग करना सीखेंगे। तो उसे हम बैंडेजिंग कैसे करेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस दोस्त को एंकल पे, पाँव में सांप ने काट लिया है, तो उसे हम बैंडेजिंग खाली ऊपर पट्टी बांध के नहीं कर रहे, खाली उसका खून का बहाव नहीं रोक रहे, बल्कि हम उसके पूरे एरिया के अंदर में उसको हम प्रॉपर्ली बैंडेजिंग करेंगे, ताकि उसका जो रक्त प्रवाह है उस पूरे एरिया में रुक जाए और उसको कोई इन्फेक्शन भी नहीं। ये हमारा बहुत ही बेसिक चीज था। इसके बाद में हमारे जो भी मेडिकल प्रोफेशनल टीम पहुंचेगी वो आपको इमीडिएटली एंटी जहर इंजेक्शन देके आपको इमीडिएटली बचाने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही आपको जो भी सहायता करनी होगी वो आपकी सहायता करेगी। तो अब ये जो एक मैं छोटे 2-3 क्वेश्चन करना चाहूंगा स्नेक बाइट का, उसे कौन आंसर करेगा? किसी ने हाथ खड़ा किया। मोहम्मद क्लास 9 से मोहम्मद रजाउल्ला,
कंप्यूटर जी प्लीज कंप्यूटर मोहम्मद रजाउल्लाह को अनम्यूट कर दीजिए। मोहम्मद रजाउल्लाह क्लास 9 से प्लीज अपना कैमरा ऑन करके अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। क्लास 9 से मोहम्मद रजाउल्लाह, क्या आप मेरी ये बात सुन पा रहे हैं? हेलो, आपने, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, रजाउल्लाह आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सॉरी रजाउल्लाह, हम किसी और पे मूव करते हैं अभी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियांशु, जिन्होंने पहले भी आंसर दिया था हमें, वो अपने आप को अनम्यूट करें और हमें बताएं कि अगर हमें किसी को कोई स्नेक बाइट कर लेता है तो हमें उसे कहाँ रखना चाहिए, हमारे हार्ट पोजीशन से ऊपर या नीचे क्यों रखना चाहिए, वो भी हमें प्लीज बताएं। सर जब हमें स्नेक काट लेता है तो जहाँ पे काटता है वहाँ पे सर हमें पट्टी नहीं बांधना चाहिए उसके ऊपर सर, क्योंकि अगर उसके ऊपर बांधने से हम लोग का ये जो ब्लड होता है ना, जहाँ पे मतलब हाथ के जैसे कि ऊपर में बांधते हैं तो वहीं पर हम लोग का पूरा खून ये हो जाता है, उसके आगे खून नहीं जा सकता है, इसीलिए सर। और उसके बाद जब हम लोग को सांप काटता है तो पूरे हम लोग पट्टी कर लेना चाहिए उसके बाद सर जहाँ से हम लोग को सुई से उस खून को निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम लोग को साबुन या सर्फ से अपने हाथ को धो लेना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी सांप ने काटा है उस पार्ट को हम हमारे हार्ट के लेवल से नीचे रखें हमेशा, ताकि वो जहर जो है वो ब्लड के साथ में ट्रेवल होकर हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो। वेरी वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करते हुए प्रियांशु, थैंक यू सो मच। और सॉरी रजाउल्लाह, हम आपका आंसर नहीं ले पाए इस केस के अंदर में। प्रियांशु अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक सीखे, जो कि हमारा टॉपिक था, सबसे पहला था हमारा, कौन बताएगा सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? सबसे पहला टॉपिक था हमारा जलने का, बर्न्स का। सेकंड टॉपिक था चोकिंग एंड थर्ड टॉपिक था स्नेक बाइट। तो ये जो 3 टॉपिक थे हम सभी ने कवर कर लिए हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फ्रेंड जो अभी चेन्नई में है, हिमांशु डूंगरवाल से, कि वो इस सेशन को आगे लेके जाते हुए बाकी जो टॉपिक्स है उसको कवर अप करे। ओवर टू यू हिमांशु। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमने बहुत कुछ अभी तक सीख लिया है और 2 टॉपिक्स और रह गए हैं बिफोर द सेशन कंक्लूड्स। तो अगले 2 टॉपिक्स क्या होंगे उसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लीडिंग और उसके बाद होगा फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के टाइम लिफ्टिंग एंड केयरिंग। तो हम इन 2 टॉपिक्स पे अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कर ले एक बार। टू ऑल द 230 पार्टिसिपेंट्स हु जॉइन, यस, सभी के कैमरा ऑन है। सो आप सभी को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी, आई होप। तो अभी हम एक छोटा सा ट्रायल करने वाले हैं या एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं, और उस एक्टिविटी के हिसाब से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम जानने वाले हैं। तो नूतन, युगेन, रूपम, अरुण, रयेश, रेशमा, सदन, अजय जी, साइना, फैज, सिमरन, राहत, आप सभी से निवेदन है फटाफट स्क्रीन पे आ जाइए, हमारी एक्टिविटी आप सबका वेट कर रही है। Yes, I would like to request everybody to switch on their cameras, come on the screen. Yes. Yes.
So I would now like किसी भी एक जने से मैं निवेदन करूंगा कि वो जिसको 60 से 1 तक नंबर्स आते हैं वो अपना हाथ रेज करें. आयुष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस, प्लीज अनम्यूट. कंप्यूटर महोदय, इतने सारे रेज हैंड्स हुए हुए हैं, किसी भी एक को अनम्यूट किया जाए. जब अनम्यूट का ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, उस पर आप क्लिक करना है. यस, तो दीपक हमारे बीच हैं. दीपक, आवाज आ रही है? दीपक, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. यस, तो आपको ये करना होगा कि मैं जब बोलूंगा तो आपको 60 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग करना है, ठीक है? ओके. And that 60 seconds will be equal to 1 minute. तो बाकी हम सब पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है, अभी अपने हाथ को रेस करना है. कोई भी एक हाथ को रेस करना है और तब तक 60 to 1 फिनिश नहीं हो जाए अपने को वो हाथ नीचे नहीं करना है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कोई भी एक हाथ अपना हवा में ऐसे ऊपर कर लीजिए. एंड दीपक, प्लीज स्टार्ट द काउंटिंग. हाथ पूरा ऊपर रहे और आपका कैमरा ऑन रहे, कंप्लीटली ऊपर रहे, नो बेंड. ऊपर अपने सर से ऊपर जाना है, ऐसे नाटक नहीं करना है आधा हाथ ऊपर करके. यस दीपक, 60 to 1 प्लीज. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन. थैंक यू दीपक जी. अब फटाफट अपना हाथ, दोनों हाथ नीचे कीजिए और दोनों हाथ के कलर को ऑब्जर्व कीजिए. जो हमारी मुट्ठी यहाँ पे होती है, दोनों का रंग देखिए. जो हाथ आपने ऊपर किया था उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो गया है और जो नॉर्मल हाथ होता है वो लाल रहेगा. तो इसका रीजन कौन मुझे बता सकता है कि जो हाथ आपने ऊपर किया था उसका हाथ थोड़ा सा पीला या थोड़ा सा हल्का क्यों हो गया है? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताइए. सर, ब्लड नीचे आ गया है. ब्लड नीचे आ गया है. ब्लड की वजह से कलर चेंज हो गया आपको लग रहा है? प्लीज डोंट म्यूट देमसेल्व्स. यस, तो जैसे कि हमारे पास आंसर आया था कि ब्लड नीचे आ गया है, तो क्या आपको वाकई में यही लग रहा है कि ब्लड नीचे आ गया उसकी वजह से कलर चेंज हो गया है? ठीक है, उनको फिर से म्यूट कर दिए हैं तो थोड़ा सा. ओके, सो यस सदाफ, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा ब्लड नीचे आ गया है और उस बॉडी पार्ट जो हमने ऊपर रखा था उसमें ब्लड का फ्लो कम था, इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया. तो इसी बेसिस पे हम आगे जाएंगे जो कि हमारा टॉपिक है आज का अभी का, ब्लीडिंग. ब्लीडिंग क्या है? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकता है कि ब्लीडिंग क्या है, क्या होता है? एकदम चैट बॉक्स में फटाफट एक लाइन आंसर कि क्या है ब्लीडिंग या ब्लीडिंग क्यों होता है. Flowing of blood, removal of blood from body. Okay, yes. Flow of blood. Yes, flow of blood. Again,
So yes, so many answers. The continuous blood flow, the flowing of blood is going. Yes. So इतने सारे answers आ रहे हैं, तो I'm sure that your biology teacher is very happy कि जो वो सिखा रहे हैं आप लोग उनको इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. Flow of blood out of the body due to some distractions. Yes, very neat answer. तो हम जानेंगे कि ब्लीडिंग क्या होता है और उसको उसके होने पे आप कैसे रोक सकते हैं. तो हमारे इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा है, तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ. यू आर बिकमिंग एन मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर. जब आपके आसपास किसी भी फ्रेंड को कुछ भी हो जाए तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं. तो आप उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि आपको उस टाइम पे करना क्या है, और उस व्यक्ति को, जो उस फ्रेंड को या उस पर्सन को जो स्कूल में जो फैमिली में किसी की लाइफ सेव करें, और जब तक मेडिकल टीम नहीं आए और उस टाइम तक किसी को हेल्प करें, उसको कहते हैं MFR, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर. क्या कहते हैं इन द चैट बॉक्स? MFR. So you all guys are going to become an MFR after this session. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीडिंग. तो क्विकली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ब्लीडिंग एंड हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग. यस, योगेश जी से निवेदन है, प्लीज शेयर दिस स्लाइड. यस, तो आपके सामने अभी एक पोल क्वेश्चन आने वाला है. तो आफ्टर यू आंसर द पोल क्वेश्चन विल मूव फॉरवर्ड टू द सेशन. तो हमारा पोल क्वेश्चन है कि एक अडल्ट में जो हमारे टीचर्स हैं, आज टीचर्स डे है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और सभी स्टूडेंट्स से जो मैं अभी सीखने वाला हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को भी हैप्पी टीचर्स डे. और आपके सामने ये पोल क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हमारे बॉडी में ऑन एन एवरेज कितना ब्लड होता है. आप चैट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हैं. हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स, 10 लीटर्स और 15 लीटर्स. किसको क्या लगता है? क्विकली. यस, तो हम इसका आंसर जानेंगे आगे सेशन में कि हमारे बॉडी में कितना खून होता है, और हम उस खून को कैसे बचा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो हमारे जो बॉडी में खून होता है, उस खून का क्या काम होता है? मोहित कुमार हैज आंसर्ड कि 5 लीटर खून होता है, और रहमान का भी आंसर आया है. हम आगे जानेंगे कि हमारा बॉडी में कितना खून होता है. उससे पहले हम जान ले कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ खून का दबाव या खून का फ्लो एकदम ज़्यादा होता है, अच्छी तरीके से और अच्छे अमाउंट में होता है. हमारे बॉडी में मेन 3 पल्स होते हैं. दैट इज, जो गर्दन के पास पल्स होता है उसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स, और हाथ में जो पल्स होता है उसको बोलते हैं रेडियल पल्स, और जो थाइज में होता है उसको बोलते हैं फेमोरल पल्स. यस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द प्रॉम्प्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. आप सभी के लिए आगे एक सरप्राइज भी है, तो कीप वेटिंग एंड कीप पार्टिसिपेटिंग फॉर इट. और उससे पहले हम जान लें कि जो कैरोटिड पल्स हैं, वहाँ पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कभी भी हमारी जो हार्ट बीट है वो गर्दन पे हाथ रख के सुनता है. तो वो क्यों सुनता है? क्योंकि उधर खून का बहाव बहुत तेज होता है और हमको लब दब की आवाज सुनाई देती है. सेम हमारे हाथ में भी पल्स होता है, जहाँ से खून सभी जगह पे फ्लो होता है, ऑर्गन्स पे फ्लो होता है, तो उधर भी एक पल्स है. और हमारे थाइज में जो फेमोरल पल्स है, वहाँ पे भी खून का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है और वहीं से आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब किसी को लग जाए, जब किसी को ब्लेड से कुछ कट जाए, जब किसी को कोई फॉल्ट हो जाए या किसी वजह से चोट आ जाए, तो अगर उनके हाथ से खून बह रहा है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आसपास कोई है तो उनको इन्फॉर्म करके उनको बोलना है कि प्लीज कॉल द डॉक्टर. डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, प्रिंसिपल मैडम को इन्फॉर्म कर दीजिए, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए.
उसके बाद हमको करना है उनका जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकना है। ब्लीडिंग को हम 3 तरीके से रोक सकते हैं। वो कितना सीवियर ब्लीडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 टाइप के ब्लीडिंग होते हैं, आर्टीरियल, फिमोरल ब्लीडिंग और कैपिलरी ब्लीडिंग। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हुए हम ये जानेंगे कि ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं। जब हमारे हाथ पे चोट लग जाए किसी कॉम्पस से, किसी पेन से, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम पे हमको 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, एक होता है प्रेशर पॉइंट और इनडायरेक्ट प्रेशर, और तीसरा होता है एलिवेशन। तो पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट प्रेशर। जिस किसी को भी लग जाए तो ठीक है, जो मैं अभी प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3, एट द एंड ऑफ द सेशन कोई भी एक जन आएगा और वो सभी पूरा एक्सप्लेन करेगा, और जो जितना नीटली एक्सप्लेन करता है हम उसको रिकग्निशन देंगे। हम उनको मतलब सबके सामने वो आएंगे और सबके सामने वो जवाब देंगे। तो हमारे 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट प्रेशर। तो डायरेक्ट प्रेशर में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक कपड़े को लेते हैं, जो कि रुमाल हो सकता है, जो कि दुपट्टा हो सकता है, अगर आप घर पे हैं तो एक ब्लैंकेट हो सकता है जो आपके आसपास मिल जाए, या पिलो कवर हो सकता है। उसको लेके आपको जहाँ पे घाव लगा है, आपको जहाँ पे चोट लगी है, उसके ऊपर रख दें। ये हो गया डायरेक्ट प्रेशर। इससे जो खून बाहर बह रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेकेंड चीज है प्रेशर पॉइंट। जब डायरेक्ट प्रेशर से खून नहीं रुक रहा है, वो बहता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रेशर पॉइंट या इनडायरेक्ट प्रेशर का यूज करना है। प्रेशर पॉइंट में क्या होता है, आपके जो 3 पल्स हैं, उस पल्स के आसपास का जो एरिया है उसको आपको टॉर्निकेट करना होता है। तो आप टॉर्निकेट कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी एक रुमाल या कोई भी एक दुपट्टा या कोई भी एक लंबा कपड़ा लेके, अगर आपके वृष्ट में या यहाँ पे कुछ भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप अपने हाथ पे वो बांध सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाथ पे जब बांध देंगे तो क्या है, आपके हाथ में खून आएगा नहीं। जिस दिल को आपके हाथ में खून भेजना है वो खून यहीं पे रुक जाएगा, और उस वजह से आपके हाथ में जो खून है वो कम जाएगा और कम खून बाहर वेस्ट होगा। तो इस वजह से आपको प्रेशर पॉइंट का यूज करना है। अगर प्रेशर पॉइंट से भी काम नहीं हो, अगर टॉर्निकेट करने से भी काम नहीं हो, तो आपको एलिवेशन का भी यूज करना है। एलिवेशन को आपको दोनों ही प्रोसेस, जो डायरेक्ट प्रेशर है और जो प्रेशर पॉइंट है, दोनों में ही यूज करना है। एलिवेशन में आपको क्या करना है, आपका जो इंजर्ड बॉडी पार्ट है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, उसको आपके दिल के लेवल से ऊपर करना है। जो आपका हार्ट है उसके लेवल से ऊपर करना है। अगर आपके हाथ और पाँव में लगा हुआ है तो सबसे बेस्ट है आपके फ्रेंड को सीधा सुला दें। ठीक है ना, अगर जमीन पे है या बिस्तर पे है, सीधा सुला के उसके हाथ को या पाँव को ऊपर कर ले। तो जो दिल का प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा उसको ऊपर भेजने में, और वैसे ही खून पाँव और हाथ में एकदम धीरे धीरे जाएगा, और उस वजह से आपका बहुत सारा खून बच जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हमारे बॉडी में कितने लीटर खून होता है, उसका सही आंसर है 5 लीटर्स। सिर्फ 5 लीटर्स ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में, और हम दिन में 1 लीटर तो पानी पी जाते हैं। तो सोचिए कितना कम खून होता है, और हमें उस खून को बचाना है, क्योंकि अगर उस खून को हम नहीं बचा पाएंगे तो हमें शॉक लग सकता है और हम सदमे में जा सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये टेक्निक्स क्लियर हो जाए। क्विकली अगर कोई अपना जवाब देना चाह रहा है कि क्या 3 मेथड्स है जिससे हम खून को रोक सकते हैं, तो आई वुड लाइक देम टू कम फॉरवर्ड एंड अनम्यूट देमसेल्व्स। यस, गोलम सिमानी इज हियर फ्रॉम क्लास 12। प्लीज। यस सर। यस सर। पहले तो अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए तो हम आपको देख सकें और आपके हेयर स्टाइल को भी अच्छे से देख सकें। यस, सो कैन यू प्लीज से हमारे पास क्या 3 मेथड्स हैं जिससे हम खून को अपने बॉडी से बाहर निकलने में रोक सकते हैं? Yes, there are 3 methods, sir, by which we can stop the bleeding, sir. First of all, direct pressure. It can say, sir, anything which we have surroundings can cover the place where the bleeding comes. सबसे पहले तो सर किसी टॉवेल वगैरह या जो भी हो, पिलो कवर हो, जो भी, उससे पहले ढक देंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा,
उसके बाद एक आता है सर प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट करने का मतलब ये है सर कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे हेड में लोअर पॉइंट्स में अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग अगर हो रहा हो, तो उससे अपर पॉइंट से उससे ऊपर में हम क्या करेंगे सर, टाई अप करेंगे। इसलिए टाई अप करेंगे जो हमारे हार्ट से जो ब्लड आता है सर, ताकि वहां तक नहीं पहुंच सके, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लो हो जाए। बराबर जी। और एक होता है एलिवेशन सर। एलिवेशन कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पैर पे या फिर हैंड पे अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उसको सर वर्टिकली मतलब स्ट्रेट पे जो सर उसको हैंड खड़ा कर देंगे, मतलब वर्टिकली उसको खड़ा कर देंगे, तो जिस वजह से जो सर जो प्रेशर जो है हमारे हार्ट के द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा लगेगा उस प्लेस में पहुंचने के लिए, जिस वजह से जो हम अपने जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, राइज अप करते हैं, एलिवेशन करते हैं। यही कारण है सर। अच्छा गोलम जी, आपके स्कूल में क्या क्या ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमको चोट लग सकती है? जी सर, जैसे विंडोज वगैरह हो गया सर, बेंचेस वगैरह हो गए। अच्छा, या जी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, या फिर लेबोरेटरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर पाएंगे, बराबर? जी ऑफ कोर्स सर। बिल्कुल करेंगे जी ऑफ कोर्स। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोलम जी, वेरी नीट एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सटीक आंसर था। बहुत ही तीनों मेथड्स को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स कैन पुट इन द चैट बॉक्स की ग्रेट, ऑसम या क्लैप इन द चैट बॉक्स। appreciate your friends, those who are coming, because when you appreciate them you are also coming in the limelight, and also your friends, आपके जो दोस्त है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और गोलम जी बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब हम जब जान चुके हैं कि ब्लीडिंग में क्या टेक्निक यूज करनी है, तो ब्लीडिंग का एक और रीजन होता है, और एक अलग तरीके की ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं नोज ब्लीड, या अपने लोकल भाषा में बोलते हैं नक्लोए। तो नक्लोए या नोज ब्लीड के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? if Yogesh ji can bring on the poll question, it would be very useful for us. मांचू, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी पता है, मैं भी पोल में पार्टिसिपेट करूंगा। यस बिल्कुल जय, बट मुझे लग रहा है कि हमारे बीच में पोल क्वेश्चंस आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चालू हो गए, शायद चालू हो गए हैं जी। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन है कि हिमांशु कंटिन्यू, सॉरी। यस, तो हमारा क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, जब आपको नोज ब्लीड हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना पहला ऑप्शन है कि बेंड योर हेड फॉरवर्ड, आपको अपना सर आगे झुका के खून को बह देना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है बेंड योर हेड बैकवर्ड, आपको अपना सिर पीछे कर लेना चाहिए ताकि जो आपके नाक से खून बह रहा है वो आपके नाक में ही रुक जाए और उधर ही जमा हो जाए। तो प्लीज आंसर। और जय, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर व्हाट दे हैव आंसर्ड, बिकॉज मैं पोल क्वेश्चन देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स बाय द स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर अस। Yes, so poll question हो गया है। जय, if you could if I could request you to share the results, या जो भी रिजल्ट्स आए। रिजल्ट ये है कि टोटल ऑफ 74% लोगों ने आंसर दिया है, जो मेरा आंसर था कि माथे को पीछे करना है, और 26% ने आगे झुकने का आंसर दिया है, माथे को आगे झुका के जो खून है उसको बह जाने का आंसर दिया। मेरे को पता नहीं आंसर सही है कि गलत है, बट मेरा आंसर राइट है, इतना मेरे को पता है। अच्छा, तो आप सभी को लग रहा है कि आपके सर को आपको पीछे करना है और खून यहाँ पे जमा होने देना है। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं कि जय, आपके साथ आपके सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खून को बह देना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप नाक पे अपना खून रोक देते हैं, और खून की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो जमने लग जाता है। जब हमारे खून चोट लगती है तो यहाँ पे काला काला सा स्किन फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं क्लॉटिंग। और खून अपने आप में ही इट्स ए नेचुरल क्लॉटिंग, कि जब भी खून आपके शरीर से बाहर आता है
तो वो जमने लग जाता है, वो एंटीकोगुलेट होने लग जाता है, कोएगुलेट होने लग जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नाक के अंदर ब्लड रोकना नहीं है, क्योंकि यदि आपने नाक में खून रोक दिया, आपने सर ऊपर कर दिया और यहाँ पे खून रुक जाता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, फिर से चलने फिरने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू लेट द ब्लड फ्लो आउट। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, पहला फोटो राइट है कि आपको खून को रोकना नहीं है। जब आपके नाक से खून निकल रहा है, जब आपको नकलई हो रहा है, तो नीचे झुकाइए आपके सर को सामने की तरफ, आपके फ्रेंड को हेल्प कीजिए। आपका फ्रेंड अगर गलत कर रहा है तो यू आर MFR, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर, तो उसको समझाइए कि तुझे खून को रोकना नहीं है, बह देना है, और उस खून को कैसे लिमिट कर सके, कैसे थोड़ा खून वेस्ट हो, उस पे देखना है। तो आपको क्या करना है, रुमाल हो गया या फिर कोई अच्छा नीट कपड़ा हो गया, उसको आपके नाक पे धीरे धीरे रख के हटाना है, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको अंगुलियों से नाक की जो टिप है उसको हल्के से दबा के छोड़ना है। इस कारण से, इस तरीके से आप जो खून बह रहा है उसको आप लिमिट कर सकते हैं, और आप जो जर्म्स और बैक्टीरिया जो डायरेक्टली आपका जो खून बाहर आ रहा है उसमें जो रिएक्ट होगा उससे आप बच सकते हैं। एक्सटर्नल किसी भी एक्सपोजर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई होप कि आप नोज ब्लीड में भी बहुत क्लियर हैं। और माया की रेट है 2। यस, तो आपने नोज ब्लीड सीख लिया है, लेकिन जब आपके बॉडी में कोई नेल फंस जाए या कोई पेन चुभ जाता है, कोई कॉम्पस घुस जाता है और सीजर्स घुस जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रकल, कोई भी अगर बाहर की चीज आपके बॉडी में घुस जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको वो चीज बाहर नहीं निकालना है, आपको एक ड्रेसिंग से उसको स्टेबलाइज करना है ताकि वो हिले नहीं। वो हम आगे सीखेंगे। और उसके बाद आपको वो जो चीज़ है उसको वैसे की वैसे रखनी है until and unless मेडिकल टीम अराइव्स। जो डॉक्टर है वो पहुंच जाए या आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए, आपको कोई भी चीज़ मूव नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग में आप कैसे एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। यस, और ये तो हमने एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में जान लिया। अब इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है और उसको कैसे पहचाने। इंटरनल ब्लीडिंग में आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू सी फॉर द सिम्टम्स, कि अगर आपका स्किन लाल लाल हो रहा है, अगर आपका विजन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आपको बराबर दिख नहीं रहा है, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका दोस्त बराबर चल नहीं पा रहा है, आपके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके साथ कहीं पे भी स्किन में कलर चेंज हो रहा है, जो रेडिश जो वायलेट कलर आ जाता है, तो उसका एक सिम्टम ये है कि ये सब उस चीज़ के सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। और इन दैट केस जब आपके आसपास किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है एज एन MFR, यू हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स इन दिस केस। पहले तो शांत कीजिए उसको बोलिए कि कुछ नहीं है भाई, मैं तेरे साथ हूँ। उसको सहानुभूति देनी है कि इट्स ओके, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं है, मामूली सा घाव है, डॉक्टर आ जाएगा। उसी टाइम में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, आपको मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है, और जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है उधर आइस का शेक करना है। ठंडा पानी हो गया या फिर आइस हो गई, बर्फ हो गया, जो क्रैक केमिकल कोल्ड स्टोरेज आता है उस पैक को ले सकते हैं, आइस पैक को ले सकते हैं, और जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह पे आपको रखना है। तो हमने सीख लिया है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या करना है, नोज ब्लीड में क्या करना है, और इन केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग हमको क्या करना है। तो अब कोई भी एनी वन पर्सन इफ यू कुड रेज हैंड कि हमको नोज ब्लीड में क्या करना है, और नोज ब्लीड में हमको सर आगे क्यों नहीं झुकाना है, या हमको क्यों आगे सर झुकाना है, इस बारे में कोई हमको बता सके तो प्लीज रेज हैंड। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपको एक रिक्वेस्ट होगा टू अनम्यूट ऑन दिस स्क्रीन। सर एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन पूछना था हमको। क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डाल सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस को हम एट द एंड ऑफ द सेशन
आप सभी के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। और जब आप हमारे सामने आ ही गए हैं तो कैन वी नो कि हम नोज ब्लीड के टाइम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? कुमकुम जी। सर नोज ब्लीडिंग के टाइम में हम लोगों को अपना हेड फॉरवर्ड की ओर कर लेना चाहिए, क्योंकि यस नोज ब्लीडिंग के टाइम से हम लोग को अपना हेड फॉरवर्ड की ओर कर देना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो नोज में क्लॉट ना हो और बहता जाए आप बाहर की तरफ। तो ऐसे तो खून वेस्ट हो जाएगा, पक्का यही करना है? सर क्योंकि अगर वो खून अगर नाक के अंदर की तरफ क्लॉट हो गया तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। चलिए, वेरी वेरी फेयर आंसर। तो एक लाइन में हम आपसे जान लेते हैं कि हमको क्या करना है। सर को आगे झुकाना है कि पीछे झुकाना है? फॉरवर्ड। सर को फॉरवर्ड झुकाना है और खून को बह देना है। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशंस कुमकुम जी टू कम फॉरवर्ड। बहुत कम जनों में हिम्मत होती है कि वो सबके सामने आके वेरी बोल्डली आंसर कर सके। सो थैंक यू मिस कुमकुम दास। And now we'll move to our next topic for today, and that is the last topic, that is fracture and lifting and carrying. इसी में दो सब डिविजन है कि हम फ्रैक्चर के बारे में जानेंगे, और इन केस ऑफ फ्रैक्चर जब आपका दोस्त यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहा है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बोन। जब आपकी हड्डी, जो आपके शरीर में हड्डी है, हम जानना चाहेंगे आप सभी से चैट बॉक्स में कि हमारे शरीर में कितनी हड्डी है, हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन आवर बॉडी। तो हमारे जो हम चेन्नई में लोग हैं, हम लोगों के पास मैं जानना चाहूंगा कि जो किशनगंज में लोग हैं उनके पास अपने शरीर में कितनी बोन्स है, कितने हड्डी है। मेरे को तो लगता था सभी के पास सेम ही है हिमांशु, अभी 206 ही रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ओ माय गॉड गाइस, इतने क्विक आंसर्स एंड सो मेनी prompt answers, nearby 99 chats in the box. Yes, and some private also. Open public school students have 206 bones, sir. Beautiful. Yes, तो आप सभी का आंसर राइट है कि हमारे शरीर में जो मुझे एक फ्रेम दे रहे हैं कि 206 से 210 बोन्स होते हैं। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। मैं आपको बता देता हूँ कि हम सभी के शरीर में जो अडल्ट होते हैं, बेबीज का अलग सिनेरियो है, उनका स्कल 2-3 बोन्स में होता है, बट जो अडल्ट होते हैं उन सभी के बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, 206 हड्डी होती है। तो मैं अगर चाहूँ तो 206 हड्डियों की मरम्मत कर सकता हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो जय, यू हैव 206 बोन्स टू सेव योरसेल्फ। तो यस, हम इन केस ऑफ फ्रैक्चर कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने दोस्त की। अगर हमारे हाथ पे, हमारे पाँव पे, या हमने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, हम फटाफट भाग रहे हैं सीढ़ियों पे, नीचे उतर रहे हैं साइंस मैम या कॉमर्स मैम के कैबिन के बाहर कि मैम हमको सबमिट करना है हमारा होमवर्क, और आप वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। इन दैट केस व्हाट डू, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले तो संभल के चले, लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। और आप सभी MFR है, आप हेल्प करने के लिए ट्रेंड है। तो MFR का ड्यूटी क्या होगा? सबसे पहले आप अपने फ्रेंड के पास जाएंगे। विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। MFR का रोल ये होगा कि आप पहचाने कि आपके फ्रेंड को फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। उसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा उस एरिया में। अगर आपको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ के मूवमेंट में आपको पेन होगा, आपको कहीं भी चलने फिरने में दिक्कत होगा, या आपको ब्लिस्टर्स होने लग जाएंगे। Those are the symptoms. Next, उस केस में आपको MFR, जैसे आपको आपके फ्रेंड को प्राइज एक हमने सिनोनिम दिया है, उसके हिसाब से आपको स्टेबलाइज करना है कि सबसे पहले तो आपके जो फ्रेंड है उसको उसकी इंजरी को आपको रोकना है। तो आपको उसको एकदम कंफर्टेबल पोजीशन जो प्रोटेक्ट करना है कि आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उसको चुभ जाए, उसको रेस्ट देना है। आई अप्लाई आइस का सेक करना है। सी उसको कंफर्टेबल जगह पे बैठा देना है और उसको बैंडेज करना है। ई एलिवेट, उस बॉडी को, उस एरिया को एलिवेट करना है हार्ट के पोजीशन से, ताकि जहाँ पे उसको लगी है वहाँ पे खून कम जाए और स्वेलिंग कम हो। तो नेक्स्ट स्लाइड।
हमने जो अभी प्राइस देखा है उसी हिसाब से हम जानेंगे कि उसको कैसे जो कंफर्टेबल पोजीशन होता है उसको कैसे बैंडेज दे। तो कंफर्टेबल पोजीशन के लिए हमारे पास होता है स्प्लिंटिंग। अगर हमारे पास स्प्लिंटिंग का कोई वीडियो है योगेश जी कि हम कैसे बैंडेजिंग कर सकते हैं तो प्लीज हमारे सामने लेके आइए। हमारे जो कटक उड़ीसा में हमारे कैडेट्स हैं वो एक बहुत ही सुंदर स्प्रिंटिंग के फॉर्मेट के साथ हमारे बीच आने वाले हैं कि अगर आपको लग जाए तो आपको क्या करना होता है उस टाइम पे। यस, तो जब हम किसी को फ्रैक्चर हो जाता है सबसे पहले तो उसको एक अच्छी जगह पे, स्टूल पे, चेयर पे या टेबल पे हमको बैठा देना है। हमको एक बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में उनको बैठा देना है। तो जो हमारे बीच में सौरभ जी आए हैं उनको कहीं पे फ्रैक्चर हो गया है, उनके हाथ पे मान लेते हैं फ्रैक्चर हो गया है और उनको पेन हो रहा है उनके हाथ पे। तो अब उस टाइम पे वो क्या करेंगे और जो आप लोग हैं वो क्या करेंगे। आपका फ्रेंड है नरेश जी हमारे पास MFR जैसे उनके पास आए हैं सौरभ जी के पास, वो उनसे कंसेंट ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको दर्द होता है। तो सौरभ जी बिना किसी मोमेंट बिना किसी सोच के उनको बोलते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उस केस में नरेश जी उनके हाथ को चेक करते हैं, ओ माय गॉड उनको फ्रैक्चर हुआ है। और आसपास में कहीं भी एक लकड़ी का टुकड़ा हो या एक स्प्लिंट जो बोलते हैं जिससे आपके हाथ को सपोर्ट मिल सके। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो उस न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दीजिए, अगर आपके पास कोई किताब है तो उस किताब को लेके आ जाइए और उसको हाथ के या पैर के आसपास रुमाल से बांध दीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उन्होंने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, उसके जगह पे आप वुडन स्केल भी ले सकते हैं और उस वुडन स्केल को आप रुमाल से, आप दुपट्टे से या किसी भी कपड़े से बांध दीजिए ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए जहाँ पे लगी हुई है और किसी चीज से उनको दर्द नहीं होगा। मेरा निवेदन है मनीष जी से कि एक बार आप अपना फ़ोन नंबर फिर से यहाँ पे डाल दें तो किसी को भी अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक स्प्लिंटिंग कर दिया है, लेकिन अभी भी सौरभ जी अपना हाथ यहाँ वहाँ हिला सकते हैं, करेक्ट। तो उस टाइम पे हमको उनको कैसे सपोर्ट देना है, हमको एक बैंडेज लेना है, ट्रायंगुलर बैंडेज। अगर आपके पास ट्रायंगुलर बैंडेज नहीं है तो आप किसी भी एक टॉवल को लेके उसको ट्रायंगुलर बैंडेज में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी भी एक स्क्वायर एंड 90 डिग्रीज एंड पे आप एक नॉट बांध दीजिए, एक गांठ मारनी है आपको जैसे कि नरेश जी अभी कर रहे हैं। और इस तरीके से आपने एक ट्रायंगुलर बैंडेज बना दिया है। तो इस नॉट पे क्या होगा, जो आपका एल्बो पॉइंट है, जो यहाँ पे आपका जॉइंट है, वो रेस्ट हो जाएगा और वहां पे आपको एक रेस्ट मिल जाएगा और आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपने हाथ को रोकने के लिए। तो आपको अपने दोस्त के पास जाना है और जो वो नॉट है उसको उनके हाथ पे रख के आपको उस टॉवल को या उस बैंडेज को उनके गर्दन के पीछे बांध देना है। तो अब इससे क्या हो गया है कि जो हमारे विक्टिम है उनका हाथ जो दर्द कर रहा है उनको कहीं भी फोर्सफुली रखना नहीं पड़ेगा, वो अपने हाथ को फ्रीली छोड़ सकते हैं और वो वैसे का वैसे पोजीशन में रहेगा जी। और नॉट है जो जॉइंट के पीछे है, लेकिन अभी भी सौरभ जी अपना हाथ आगे पीछे तो हिला ही सकते हैं बराबर। और अगर आपको यहाँ से वहाँ उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, एक्टिवा पे, ऑटो में, 2 व्हीलर में, ई रिक्शा में, तो उनमें बहुत झटके लगते हैं। तो उससे हम कैसे रिलीफ दें, उसका एक मेथड है कि आपको उसको भी स्टेबलाइज करना है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको एक लंबा कपड़ा लेना है, उस कपड़े को आपको उस बैंडेज के 8 पार छाती के पीछे या छाती के साइड में बांध देना है। तो चेस्ट के आर पार लेके शोल्डर के एक साइड में हमको नॉट दे देना है
और जैसे कि ये बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन मेथड हो गया है और इस मेथड से हम उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है आगे पीछे का वो हम रोक सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो अपना हाथ आगे पीछे नहीं हिला सकते हैं। कंफर्टेबल सौरभ जी? डन। तो इसी के साथ हमने जान लिया है कि कैसे हम फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर सकते हैं और आई वुड लाइक समबडी टू क्विकली कम फॉरवर्ड एंड एक दो मिनट में क्विकली हमें बता दें कि फ्रैक्चर होने पे हमको क्या करना होता है। यस प्रवीणा, गौरव, चांदनी, आपको एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा, प्लीज एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड प्लीज आंसर अस क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। यस चांदनी। गुड मॉर्निंग सर, जब भी किसी को फ्रैक्चर लगे तो हमें सबसे पहले उसके हाथ को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए। उसके हाथ के पास कोई लकड़ी या कोई स्केल से उसको कवर कर देना चाहिए और फिर जाके कोई कपड़ा लेके उसको ट्रायंगुलर शेप में गर्दन के पास से बांध देना चाहिए ताकि उसका हाथ हिल ना सके। और उसके बाद कोई एक लंबा सा कपड़ा लेके उसको एल्बोस के पास साइड में बांध देना चाहिए ताकि उनका हाथ बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो सके और वो कंफर्टेबल रहे। बिल्कुल चांदनी, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत सटीक आंसर दिया है। थैंक यू टू कम फॉरवर्ड एंड आंसर अस एंड सभी को बताने के लिए कि क्या कर सकते हैं। और अब हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है तो हम एक फोरहैंड सीट जान लेते हैं कि आपके फ्रेंड को जब फ्रैक्चर हो गया है और वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर पाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं। तो योगेश जी क्विकली हम देख सकते हैं कि फोरहैंड सीट हमको कैसे बनाना है और उसके बाद हम जानेंगे कि स्ट्रेचर को कैसे बनाते हैं। तो आपका फ्रेंड जो है वो अब इंजर्ड हो गया है, उसको आपको आपके स्कूल क्लासरूम से आपको लेके जाना है एम्बुलेंस तक या ऑटो तक या कार तक, और उसको उठाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। योगेश जी, जय, इफ यू कुड सर एक मिनट। यस। तो आपको आपके फ्रेंड को क्लासरूम से एम्बुलेंस तक लेके जाना है, तो आप उस टाइम पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही इजी टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड फोर हैंड सीट टेक्निक। आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए और स्क्रीन पे आ जाइए, हम एक प्रैक्टिकल सेशन कर लेते हैं कि कैसे फोर हैंड सीट बनाते हैं। सो यस, योर कैमरा इज क्विकली टर्निंग ऑफ, क्विकली टर्निंग ऑन। आप अपने फोन को कहीं भी आपके सामने रख दीजिए, जो लैपटॉप में है, बहुत ही खूब। यस, तो जब आपके सामने if we could cancel the spotlight please, and then yes, हमारे स्टूडेंट्स ने फोन को स्टेबलाइज कर दिया है, सभी अपना अपना पोजीशन पे है। यस, तो अभी आपको क्या करना है, फोर हैंड सीट बनाने के लिए जय एंड योगेश जी आर शेयरिंग द स्क्रीन क्विकली। तो उससे पहले हमको हमारा जो राइट हैंड है, वी कैन गो टू द स्लाइड प्लीज योगेश जी। तो सभी अपना एक हाथ ऊपर कीजिए, जो आप जिस हाथ से आप लिखते हैं उसी हाथ से आपके दूसरे हाथ के ये जो कलाई बोलते हैं, जो वृष्ट है, उधर पकड़ लीजिए। बराबर है। तो इस मेथड से आपने क्या किया है, आपने एक ग्रिप बना लिया है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि एक आदमी ने अपने हाथ पे ऐसे ग्रिप बना लिया है जैसे आपने बनाया है। अब आपके पास में जो आपका फ्रेंड है, जो आपका खुला हाथ है, वो आपके फ्रेंड की कलाई को पकड़ना है, और जो फ्रेंड का खुला हाथ होगा, जो आपकी एक कलाई फ्री है, वो उसको पकड़ लेगा। तो इस केस में क्या हो गया है, हमारे पास एक फोर हैंड सीट बन गया है। तो उस फोर हैंड सीट पे हम किसी को भी बैठा सकते हैं और उस तरीके से वो बहुत ही आसानी से अपने फ्रेंड्स को एक जगह से
दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। योगेश जी, आप स्ट्रेचर का वीडियो रेडी रखें, स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं उस वीडियो को रेडी रखें। और ये 4 हैंड सीट जो मेथड है वो बहुत ही यूजफुल होता है जब कोई आदमी बहुत ही हेवी है, या फिर आपको 2 पतले पतले जने हैं और कहीं बहुत दूर किसी आदमी को लेके जाना है, तो उस टाइम पे ये 4 हैंड सीट बहुत काम आता है। और इस मेथड से आप किसी को भी इजीली यहाँ से वहाँ, जहाँ क्लासरूम से आपको अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तो बहुत इजीली लेके जा सकते हैं। एक और जो होता है, हम डॉक्टर्स को या फिल्मों में या कहीं पे भी देखते हैं कि एक स्ट्रेचर बनाया हुआ होता है कि 4 जने आते हैं, वो नीचे उतरते हैं, जो विक्टिम होता है उसको स्ट्रेचर पे बैठाते हैं और लेके चले जाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि स्ट्रेचर को कैसे बनाते हैं। यस योगेश जी, प्लीज शेयर द वीडियो। तो हमारे पास ये स्ट्रेचर का वीडियो है। हमारे पास सिर्फ 2 पोल्स है। उस 2 पोल्स और अपनी टी शर्ट को यूज करके हम स्ट्रेचर को कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 पोल्स, जो हमारे पहले रेस्क्यूअर हैं जो MFR हैं वो उस पोल को पकड़ लेंगे, और जो हमारे सेकेंड MFR है वो उस पोल के बीच से जाते हुए उनकी टी शर्ट को निकालेंगे और उस पोल के बीच में लेके आ जाएंगे। क्योंकि हमारे फर्स्ट MFR ने वो पोल पकड़ा हुआ है तो डायरेक्टली टी शर्ट उस पोल के अंदर आ जाएगा। और वैसे ही हमारा जो सेकेंड MFR है वो पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, और जिनको हमने टी शर्ट ऑलरेडी निकाल ली है वो अब आगे आएंगे पोल के बीच में, या हमारे तीसरे MFR आएंगे और वो उसका टी शर्ट उतार देंगे। और हमने अभी सिर्फ 2 पोल्स और 2 टी शर्ट से स्ट्रेचर बना लिया है। ये जो स्ट्रेचर है वो सेम स्ट्रेचर है जहाँ पे हम फिल्म्स में या कहीं पे भी देखते हैं, जिस विक्टिम को दर्द हो रहा है उस पे इस स्ट्रेचर पे लेटा के उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक स्ट्रेचर रेडी हो गया है, बहुत ही इजी स्ट्रेचर है। तो आई होप आप सभी को ये बहुत ही यूजफुल लगा होगा कि हमने कैसे 2 पोल्स और 2 टी शर्ट से हमने एक स्ट्रेचर बना लिया है। और इस स्ट्रेचर पे आप कितने भी भारी इंसान को लेके जा सकते हैं बहुत ही आराम से। और आई होप ये बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अब क्विकली कोई भी एक बंदा अपना हाथ खड़ा करे क्विकली और हमारे सामने आए। ओह माय गॉड, इतना मतलब आप सभी रेज हैंड करने के लिए तत्पर थे कि कब हमको मौका मिले और हम रेज हैंड करें। हमारे कैडेट जितेश जी पोखरना ABTYP से भी हैंड रेज हो रहा है। सर आपको तो बहुत ही मौके मिलते हैं बट हम स्टूडेंट से ले लेते हैं। तो कंप्यूटर जी काइंडली अनम्यूट एनीबडी ऑफ योर चॉइस। तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि हम टी शर्ट से सलमान खान बन के हम कैसे स्ट्रेचर बना सकें। हमारे पास इतने सारे रेज हैंड है। आई एम रियली सॉरी गाइज, आप सभी को नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम है और हमको भी एक टाइम लिमिट दिया गया है। तो प्लीज अनम्यूट एनीबडी। कंप्यूटर महोदय, योगेश जी, जय। फजीला परवीन को मैंने अनम्यूट किया है। यस फजीला, काइंडली। सर हमारे पास सर हमें 2 पोल ले लेना है। अगर कोई भी पेशेंट का कुछ हो गया तो 2 पोल लेके और दो तरफ से हो जाएंगे और एक आदमी बीच में रहेगा और वो दोनों पकड़ के रहेंगे दोनों पोल को, और वो जाके उसके पास उसके ये टी शर्ट को उतारेंगे और उसको बीच में लेके आएंगे। तो वो ना बीच में आ जाएगा और वो गिरेगा नहीं। और फिर उधर से भी दूसरे आदमी का भी हम लोग को लेके आना है और फिर बीच से निकल जाएंगे और दोनों टी शर्ट हम लोग के लिए बन जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया है। उस डिवाइस का नाम क्या है जिस पे हम लेके जाएंगे? सर स्ट्रेचर। यस सर। बराबर। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बता दिया है और हम आशा करते हैं कि जब आपके आसपास किसी को भी जरूरत पड़ेगी किसी को लिफ्ट और कैरी करने को,
तो आप छोटी सी नहीं होके लेकिन बुद्धि से बहुत ही बड़ी होके आपने जो हमको टेक्निक बताया है वो आप दूसरों को भी बता के आप हेल्प कर सकती है। एज इज जस्ट अ नंबर, योर नॉलेज इज द रियल एज। आपका जो ज्ञान है वो आपका सबसे बड़ा एज है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा एज है। तो जैसे हमारी एक बहुत ही स्माइलिंग फेस ने हमको स्ट्रेचर बनाना सिखा दिया है, तो आई होप हम सभी ने यहाँ से आज बहुत कुछ सीखा है और किसी भी आपदा और विपदा में हम उस भीड़ में नहीं रहेंगे जो देखती रहती है कि उसको क्या हो गया है और क्या हो रहा है। वी विल बी वन नॉट इन द क्राउड, वी विल बी वन अबव द क्राउड। हम एक भीड़ के ऊपर, वी विल बी वन इन द क्राउड। हम एकदम अलग पर्सनालिटी होंगे और हम हेल्प करेंगे, हम उनको रेस्क्यू करेंगे, हम उनको फर्स्ट एड देंगे until and unless medical team arrives। इसी के साथ ओम अरहम, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू अस। एंड उसी के साथ आपके पास में बहुत ही जल्द हमारे पास एक क्वेश्चनर आ रहा है चैट बॉक्स में, आप क्विकली उसको फिल कर सकते हैं और आप अपना रेस्पॉन्स देख सकते हैं। उसी के साथ ओवर टू जय एंड विपिन जी टू कैरी फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग्स। थैंक यू ऑल। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन। मेरे को मालूम चल गया कि मेरे को नोज ब्लीड के टाइम पे माथा ऊंचा नहीं रखना, नीचे रखना है, तो मैं अगले बार से ध्यान रखूंगा। कमिंग टू द क्वेश्चंस जो अभी तक मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हैं, उनके अंदर में जरीन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि नोज ब्लीड सर नोज ब्लीडिंग किस वजह से होती है। तो नोज ब्लीडिंग कोई भी वजह से हो सकती है, अपने स्कल वाले एरिया में, ब्रेन के एरिया में इंटरनल ब्लीडिंग होने से भी नोज ब्लीडिंग है। कभी कभी होता है ये कि गर्मी चढ़ जाती है माथे में, तो उसके वजह से भी नोज ब्लीडिंग होती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, एमपी वाले एरिया में बहुत कॉमन है। या फिर कभी नाक पे लग जाती है या स्कल माथे के एरिया में लग जाती है, तब भी ब्लीडिंग से अपने नोज ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, और भी कोई रीजन से नोज ब्लीडिंग होना बहुत ही कॉमन चीज है। क्लास 10 से सद्दाफ ने पूछा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कार्डबोर्ड इन केस ऑफ फ्रैक्चर। कार्डबोर्ड तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अगर आपके पास में कार्डबोर्ड रेडिली अवेलेबल नहीं हो, तो आप घर पे अवेलेबल न्यूज़पेपर या आपके घर पे अवेलेबल कार्टन या कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज जो कि इजीली फोल्ड हो सके, आप उसको इमीडिएटली फोल्ड करके रोल करके उसको एक शेप दे सकें, तो आप कोई भी आइटम को यूज कर सकते हैं फ्रैक्चर को रेस्ट देने के अंदर में। कुमार विनायक का क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि सर व्हाट टू डू इफ यू गेट मोर ब्लड। क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, बट मेरे को तो समझ में आ रहा है कि अगर आपको खून की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, तब आपने वो क्वेश्चन पूछा कि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना है। तो ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही हो, तो जैसे कि आपको टॉप पॉइंट्स बताए गए थे हिमांशु द्वारा कि आपको कैसे उसको ब्लड को रोकने की कोशिश करनी है, तो आप ब्लड रोकने की कोशिश करते रहेंगे, आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर एक कपड़े से नहीं रुक रहा है तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा लगाते रहेंगे। उसको उठा के दूसरा कपड़ा तीसरा कपड़ा नहीं लगाएंगे कभी भी। एक कपड़ा लगा दिया, ब्लीडिंग थोड़ी कम हुई तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा दिया, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा लगा दिया। लगा के आप कोशिश करेंगे कि आपका ब्लड फ्लो कितना कम हो सके, आप उसको उतना ब्लड फ्लो कम करने की कोशिश करेंगे। एंड चौथा क्वेश्चन जो आया था वो आया था वापस सद्दाफ की तरफ से कि फ्रैक्चर में हैंड को मूव करने से क्या होगा। सद्दाफ, अगर मेरे को लगता है आपको शायद कभी फ्रैक्चर कोई पार्ट में हुआ नहीं है, और भगवान करे कभी हो भी ना, बट होता ये है कि फ्रैक्चर के केस में जब हड्डी के अंदर में डिफॉर्मिटी हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो थोड़े से भी मूवमेंट से बहुत पेन होता है। तो हमें क्या करना है कि ट्राई करना है कि वो कितना रिड्यूस हो सके, मूवमेंट हम जीरो कर सके उसके अंदर में। तो हमारा हाथ पे लग गया, तो आपने देखा था कि लास्ट के अंदर में वो बैंडेजिंग करके पूरे एरिया को उन्होंने बंद किया था ताकि वो हाथ एकदम भी मूव नहीं करे। तो हमें वही कोशिश करनी है कि हाथ एकदम भी मूव नहीं करे। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चंस आए थे हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर में, वो हमने आज आंसर कर दिया है। ओवर टू यू विपिन जी फॉर दी क्लोजिंग सेरेमनी। और चैट के अंदर में लास्ट चीज मैं बोलूंगा, लिंक के अंदर में आपको एक चैट बॉक्स के अंदर में आपको एक लिंक भेज दिया गया है। आप प्लीज उस लिंक को फटाफट भर के भरें, और हमें वो आपके जो आंसर्स हैं, जो भी आपने आज हमसे सीखा है, वो हम आज इसे समझ पाएंगे कि आप इस लिंक से आपने क्या क्या सीखा और आपको एग्जैक्ट नॉलेज आपको क्या क्या इसकी बनी। ओवर टू यू विपिन जी। शानदार शानदार सेशन, धन्यवाद जय एंड हिमांशु। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का, और यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। हम समाज के, परिवार के और अपने साथियों के किसी भी चोट लगने के वक्त, कोई एक्सीडेंट के वक्त या कोई दुर्घटना के वक्त हम किस तरह से MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यह एक बहुत ही शानदार सेशन रहा। मैं
अब अंतिम पड़ाव पर, इसका सेशन के अंतिम पड़ाव पर आता हूँ। जीवन मूल्यवान है पर उसे समझना कठिन है। जीवन को समझने के लिए शरीर, इंद्रिय, मन और प्राण को समझना होता है। ऐसे ही हमारे सरल व्यक्तित्व के धनी टीटीएफ के राष्ट्रीय सह प्रभारी श्री जितेश जी पोखरना को मैं आमंत्रित करूंगा आभार ज्ञापन के लिए। जितेश जी पोखरना। आराध्य देव के चरणों में सत्संग वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय श्रीमान मनीष जी दफ्तरी, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हिमांशु जी सिन्हा, तेरापंथ टास्क फोर्स के राष्ट्रीय प्रभारी महोदय श्रीमान विकास जी बोत्रा, मिशन एम्पावरमेंट के संयोजक महोदय विपिन जी पीतलिया, योगेश जी और संपूर्ण टीटीएफ टीम और ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले हम आभार, आज में बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों ने जिस लगन और जिस उत्साह के साथ इस सेशन को अटेंड किया, निश्चित ही काफी कुछ उनको सीखने को मिला होगा। और आशा करता हूं कि आज के जो टॉपिक्स के बारे में जो बच्चों ने इच्छा, जो क्वेश्चन और जो उन्होंने सीखा है, उसके माध्यम से वो स्वयं की रक्षा के साथ साथ परिवार की रक्षा भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। और मैं आज सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का तेरापंथ टास्क फोर्स की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही शालीनता से और अनुशासन तरीके से इस कार्यक्रम को देखा, सुना और समझा। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे टीटीएफ के साथियों का, जिन्होंने अच्छे से उस कार्यक्रम को प्रेजेंट किया। आभार व्यक्त करूंगा मैं हमारे स्कूल स्टाफ और स्कूल मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर के प्रति बहुत बहुत आभार। आभार हमारे महामंत्री महोदय के प्रति, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस सेशन में अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराकर युवाओं को प्रेरणा दी। आभार हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महोदय और संपूर्ण टीटीएफ टीम का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति कर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दी कि हमें आपातकालीन परिस्थिति में कैसे जीवन रक्षा करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। धन्यवाद जितेश जी। कार्यक्रम समाप्ति के अंतिम चरण पर पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, शिक्षक हमारे जीवन निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए सबसे माता और पिता के बाद सबसे ज्यादा उत्तरदायी व्यक्तित्व होता है। आज के दिवस पर हमें यह सोचना भी चाहिए, प्रण भी लेना चाहिए, एक मन भी बनाना चाहिए कि हम अपने शिक्षकों से किस तरह उनकी बताए हुई सीख और आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस सेशन के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा, और आज यह एक संयोग है कि हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचने और करने के लिए टीटीएफ के माध्यम से, मिशन एम्पावरमेंट के माध्यम से जो काम किया, संयोग से आज शिक्षक दिवस भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी इस सेशन के लिए जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।